बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 6 एपिसोड और सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं आप लोग। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और जैसा कि मेरे कुछ लिस्टर्स ने कहा है कि आप कमेंट्स स्टार्ट में रीड किया करें, तो स्टार्ट में रीड कर लेते हैं। और यार, जिनको थोड़ी सी इंटरप्शन होती है ना, वो फिर आप लोग ऐसा करा करें कि 5-7 मिनट की जो स्टार्टिंग वाली वीडियो होती है ना, उसको आप स्किप कर दिया करें, क्योंकि वो कमेंट्स की होती है। तो फिर इस तरह से दोनों पार्टीज़ के वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरे सब लिसनर्स एक बराबर हैं। तो वो थोड़े से ज़्यादा लाड लें जो इतने लंबे लंबे बिल्ली कमेंट्स करते हैं। तो खैर, आए चलते हैं पहले कमेंट्स की तरफ और देन हम एपिसोड अपनी रीड करेंगे जी। तो पहले कमेंट है अस्मा दिल का। इनके कमेंट भी रोज़ाना आते हैं। वाह, हाँ जी, ये 2-4 जुतियाँ मेरे वालों भी मीर से जावल लूँ, आपके साथ साथ मेरी तरफ से भी। उसके बाद है जी खतीजा नजीब हैदर का। वालेकुम अस्सलाम खतीजा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माय प्लेयर, आपको ऐसी मैं अच्छी अच्छी एपिसोड देती रहूँगी। यार सही सोच रही हो आप। मैं भी यही कहती थी कि इतनी तकलीफ सी तो ना करदा ब्याह, लेकिन उन्होंने अपनी अना अना को उसने वो सेटिस्फाई करना था ना, ईगो सेटिस्फाई करनी थी, तो इसीलिए मौज़म साहब ने ब्याह किया। और मीर सजावल को आहो हज़ार छड़ के करोड़ लानता भेजो, मेरे वालों भी लानता ही मिल रही हैं। तो हाँ जी, मीर सिप्तैन एक शरीफ करैक्टर है पूरे नावल का। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वालेकुम अस्सलाम तैयबा तैयबा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हैं जी? वेलकम। सजावल को वाकई छितरा की कमी सी, को जुतियों डंडों हर चीज़ से उस गुलामती को कुटना चाहिए था। कल वाली एपिसोड में जिसने करतूत को ले है ना चवल आदमी ने, बाकी यार पूरे नावल च करानी ही समझदार सी, ओदे नाल भी चवल मार दी इन्हें। अपनी होने वाली भाभी के साथ मौज़म साहब ने चौक के लै गया। आहो, मखतूम और सिप्तैन की जोड़ी सही है, अच्छे अच्छे शरीफ शरीफ लोग। हाँ यार, ज़रताज की माफ़ी करना बनता तो नहीं है, लेकिन जो उसका साईं है ना, मतलब जेड़ा ज़रताज जी भी इश्क दे विच गोडे गोडे डुब्बी हुई, तो माफ़ी तो उन्हें दे देनी है। तो अब ये देखते हैं। ये वैसे आपने जो दूसरी बात की है ना कि ब्याह के बाद भी अगर मौज़म ने कुछ किया तो उदा भी बदला लेगा ज़रताज को। तो अभी तो कह तो रहा है कि मैंने एक बारी माफ़ कर दे, सारी ज़िंदगी तेरा गुलाम बन के रवांगा, तो हुण देखो की बनदा जी। तो आमीन सुम आमीन, ऐसी बस आप दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट कमेंट है मलिक सबा का। हाँ जी, मौज़म साहब ने उदा वस चले तो रूश दे साह लैन ते ला देवे, पाबंदी ला देवे। आप फिर सोचो पे कह रही हो ज़बरदस्ती है बई। आहो, सजावल ने बस शुरू दे विच ही चंगा सी, हुण अगे तो गालां ही खादियां इन्हें। यस, गलती दोनों की थी, दोनों में से कोई भी नहीं अच्छा, मुझे दोनों ही नहीं पसंद। ठीक है, सजावल साहब अगे जाके अपनी आशिक मजाजी की वजह से थोड़े से पसंद आ जाएंगे कि इश्क मशूकी की वजह, तो बाकी मैंने नहीं पसंद। सही बात है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो ज़रताज का ही हुआ ना, लेकिन बस यार वो कहते हैं ना, बदला और गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। फिर इश्क मशूकी प्यार मोहब्बत सारा कुछ भूल जाती, गुस्सा अकल को खा जाता है। नहीं, ये यहाँ पे आप गलत हो। सिप्तैन से बदला लेने के लिए नहीं मौज़म ने रानियों को किडनैप करवाया, मौज़म ने रानियों को किडनैप करवाया था इससे बदला लेने के लिए, सजावल से, मीर से। क्योंकि जब वो बात हुई थी, उसने कहा कि उसके मुलाजिम ने बताया था कि ये ज़रताज का ज़बरदस्ती रास्ता रोक रहा है। तो उसने उसको कॉल करके बोला था कि मेरे इलाके की जो फ़ीमेल है ना, मेरे इलाके की किसी भी, मेरे गांव की लड़की की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, तो तुम मेरी गांव की लड़की की किसी इज़्ज़त पे ना हो। तो वो फिर उसने सिर्फ उसको ड्रामा किया था, इसको बदनाम करने के लिए। पहले अपने गाँव से किडनैप करके लड़की उधर छुड़वाई और फिर इसके ऊपर बहतानबाजी लगाई। लेकिन वो मीर सिप्तैन से बदला नहीं लिया, मौज़म ने मीर सजावल से बदला लिया। कोई नहीं यार, बाकी वो सीन बड़ा दुखी था फ़ायज़ा के लिए, लेकिन फ़ायज़ा बीबी ने मीर सजावल सीधा कर देगा, फिक्र नहीं लेनी। हाँ, मैं तो कह रही थी कि सिप्तैन के साथ शादी हो रही थी ज़रताज की, और फिर मीर सजावल ने पता लगता। मीर सजावल को अग लग गई सुन के, उन्होंने अग लगनी सी चवल आदमी को। मीर सजावल को फ़ायज़ा बेगम क्या, फ़ायज़ा बेगम के अच्छों को भी मनाना आता है। हाँ जी, थोड़ी सी केयर कर रहा है, बाकी अब अपनी केयर कराएगा। पहाड़ जो के बह गया।
लेकिन ये दोनों ना, मैं तो कहती हूँ उस अटैक में तो नहीं मर जाते जो दोनों के करतूत है ना। हाँ जी, ज़रताज ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन मीर ने उसको बॉदर नहीं किया। आ गया तो सिर ते सान चाड़ा नास्ते माफ़ी दा मंगदा फिर सारे 7 पुश्तां ते आसान कर रहा। आमीन, बस दुआओं में याद रखें। और जी आपके कहे के मुताबिक मैं स्टार्ट पे कमेंट्स रीड कर रही हूँ। नेक्स्ट है जी नायाब रिजवान का। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी। आज का शेर, बचपन में मार मार कर सुलाते थे, मार मार के उठाते हैं, पता नहीं घर वाले मुझसे क्या चाहते हैं। हाय, ये तो मेरा भी है। इधर भी यही हालात है, रात को कहते सोती नहीं सोती नहीं, सुबह को कहते हैं उठती नहीं उठती नहीं, पता नहीं घर वाले सेटिस्फाई क्यों नहीं होते। आहो यार, वैसे शराजियों ने बड़े चवल किस्म के मुलाजम रखे हुए हैं। पहले असद शराजी ने भड़काने वाला भी कमीना मुलाजम सी तो है भी, मौसम शान भी भड़काने वाला मुलाजम ही है। आहो, ये मीर चंदा अपनी अपने सूरज ने सही कह रहे कि अपनी माँ को सेट करेगा। हाय, इधर आप चूक गई, वो उसका वो तीसरा नहीं था, वो मौजम मौजम वगैरह था, आप ही सी। हाय वाकई मेरे वाला लाख दी लानत इस बगैर चवल इंसान ने जो किया ना, इंदी मोहब्बत खेत सवा दी मोहब्बत सी, दिल लगी भी नहीं सी यार। पता नहीं केड़ी आशकी मशूकी सी जी इंतकाम दी भेंट चढ़ गई। हाय हाय, एक मिनट रुकना। वो मैंने अपना ना वो लेमन सोडा पी के ग्लास रखा था, तो मेरा ग्लास उठ गया, तो शुक्र करो उसमें कुछ था नहीं तो बेड पे गिरना था। आज ही मैंने बेडशीट चेंज किया, फिर मेरी सवेरे होनी सी चंगी भली। वही तो मैंने तो पहले ही कहा था यार, ये ज़रताज को सज़ा मिली है उसके ये अपने पेरेंट्स से छुप के मिलने की, पेरेंट्स को धोखा देने की। हाँ जी, मीर सिप्तैन का करैक्टर वाकई अच्छा था, और मुझे भी यही बस यही 3 शरीफ और अक्लमंद करैक्टर है, मखतूम, सिप्तैन और रानिया, बाकी तो सारी चवलिया। तो मीर कोई 10-15, हाय हाय किधर गया मेरा कमेंट, आपका कमेंट। मीर ਨੂੰ कोई 10-15 लानता मेरे वालों भी। चलो कोई नहीं, आप अफसोस कर ले, एडियां गंदियां रूहां छेती नहीं जांदियां वैसे दुनिया तो ना। आहो, इन तीनों को मीर चावल, मौसम शाह और फायज़ा बीबी को फ्लाइंग जुतियाँ बनती हैं, छितर बनते हैं इनको यार। हाँ जी, फ्लाइंग चप्पलें तो इन सब के लिए बनती हैं, लेकिन देखो तो ताज माफ़ करती है कि नहीं करती। या मीर चावल माफ़ी नहीं कर रहे और सिर ते सान चाड़ रहे हैं। जी बाय बाय ने आप। ये आज एक और आईडी से आए हैं मुझे कमेंट्स, घर में ढीठ शायद ये नेम है, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रही तो। अस्मा दिल आपको ये कह रही है कि डोंट वरी, अब आपने फ्लाइंग जुतियाँ भेजी हैं ना, तो आपको मीर चावल को अपनी तरफ से फूल भी भेजेंगे। अब मैं इंतज़ार में हूँ कि फूल और ढाढा भेजती हैं कि नहीं भेजती। और नायाब, आपके कमेंट्स के जवाब में इन्होंने कहा है घर में देहात या ढीठ जो भी लिखा है कि, और यार ये आपको कह रही है कि उनके सजावल और ज़रताज को कुछ नहीं कहना, आपने खबरदार भी बोला है। तो नायाब अब देख लो, वो कह रहे हैं पहले पूरा नावल पढ़ो फिर बोलना। कि मीर सजावल ज़रताज से कह रहा है कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा। तो वो सच में मरते दम तक रहेगा। तो अब देखते हैं कि वो पूरे नावल में रहता है कि नहीं रहता, आगे क्या करतूत खोलता है। बी रेडी। उसके बाद रमज़ान अब्बासी का भी था नाइस स्टोरी पे, घर में देहात लिखा है शायद। अमेजिंग नावल, माई मोस्ट फेवरेट कपल मीर सजावल और ज़रताज। अच्छा जी, लेकिन यार मीर सजावल ने मेरे से अभी तो गालियाँ खानी है, बेशक जितना मर्जी चंगा बन जाए, लेकिन जो करतूत इसने खोली है वो सही नहीं खोली जी। उसके बाद हसन साजिद का कमेंट है, और आहो यार दोनों हीरो ही पागल हैं। हाँ ये तो है कि ज़रताज और रूश ने दोनों ने अपने गंदे हीरो की वजह से बहुत औखा टाइम गुजारा है। इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग ही होगी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग के अलावा मुझे नावल नहीं पसंद। फैसल खान, इंटरेस्टिंग नावल, अमेजिंग। फैसल खान का भी अक्सर कमेंट होता है, तो यार थोड़ा सा बड़े कमेंट किया करें। अब्बाना अरलिन, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाँ जी यार, मेरे लिए मेरे सब लिसनर्स बराबर हैं, आप कमेंट किया करें, ज़रूर किया जाए करें। मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट को इम्पोर्टेंस भी दूंगी और वो भी करूँगी, रिप्लाई भी करूँगी। लेकिन आप ना, अब आप ऐसे किया करें कि ना यार कुछ वो आप इस तरह से किया करें कि जो स्टार्टिंग वाले 8-10 मिनट की वीडियो होती है ना, इसको आप स्किप कर दिया करें, फिर आप उससे आगे सुन लिया करें। इस तरह से आपको भी इंटरप्शन नहीं होगी और जिन लोगों की फरमाइशें पहले रीड करने की वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी सेपरेटली वीडियो बनाने का मैं सोचती हूँ। माई प्लेयर डियर, लव यू ऑल टू।
जी यहाँ पे कमेंट्स ख़त्म हुए, चले आए पढ़ते हैं एपिसोड जल्दी से। मीर सिप्तान ने शराजी विला के सामने गाड़ी रोकी तो गार्ड को हैरत से गश आने लगा। मखदूम शाह घर में मौजूद है? मीर सिप्तान ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। वो गार्ड की हैरत पर खासा महसूस हुआ था। जी बिल्कुल मौजूद है, गार्ड ने मौतबाना कहते हुए दरवाज़ा खुलवाया। मीर सिप्तान अंदर गाड़ी बढ़ा ले गया। वो गाड़ी पार्क करने के बाद मुलाजिम की रहनुमाई में वसी और अरीज ड्राइंग रूम तक पहुँचा था। वो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था, तभी मखदूम शाह ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। इसे मीर सिप्तान को देखकर खुशगवार हैरत हुई। मीर सिप्तान की नज़र इस पर पड़ी तो अपनी जगह से उठकर मखदूम शाह से बगल की हुआ। मुझे यकीन था तुम मुझे इनवाइट करने ज़रूर आओगे, मगर शराजी विला आओगे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, मखदूम शाह गर्मजोशी से मिलते हुए बोला। तुम सही कह रहे हो, अगर सही तो सिर्फ तुम्हें इन्वाइट करना होता तो मैं हॉस्पिटल ही आता था, मगर मैं पूरे शराजी विला को इन्वाइट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। मीर सिप्तान सोफे पर बैठते हुए कार्ड बढ़ाया। दैट्स गुड। मखदूम शाह ने कार्ड पर सरसरी नज़र डाली। मौज़म शाह की अब कैसी हालत है? इसे होश तो आ गया था ना? अब वो बेहतर है। इम्प्रूवमेंट तो कोई नहीं, लेकिन मैं इन्हें नारोड लंदन के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वहाँ इनका इलाज अच्छे तरीके से किया जाएगा। वहाँ के स्पेशलिस्ट से मेरी बात हो चुकी है। मखदूम शाह ने तफसीलन जवाब दिया। इसका मतलब तुम शादी भी अटेंड नहीं कर सकोगे, क्योंकि शादी के फंक्शन 2 दिन बाद स्टार्ट है। मेहंदी तो अटेंड हो जाएगी, फ़्लाइट में भी टाइम है। पूरी शादी तो अटेंड नहीं कर सकूँगा, जिसका मुझे बेहद अफसोस रहेगा। आखिरी जुमला इसने दिल में कहा। वो तो सब्र की आंख से रानी को सदा समरा देख रहा था। चलो जी, अफसोस तेरा तो अफसोस बांधा यार। मीर सजावल ने बहुत अक्लमंदाना फ़ैसला किया। इसके फ़ैसले पर मुझे दिल से खुशी हुई। इस फैसले से सरताज की खोई हुई मासूमियत तो वापस नहीं लौटेगी, मगर माशरे में इसे इज़्ज़त और मुकाम ज़रूर मिल जाएगा। मीर सजावल का नाम इसके नाम से जुड़ जाएगा तो लोग के मुँह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। मखदूम शाह ने मीर सजावल के फ़ैसले को सराहा। मीर सजावल का फ़ैसला हकीकतन बेहतरीन है। इसने इतराफ़ करके हम सबको हैरान कर दिया। मुझे तो इससे इतनी जज्बातियत की भी उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कर गुजरेगा, क्योंकि वो हमेशा से करैक्टर वाइज नीट एंड क्लीन ही रहा है। फिर न जाने कि उस पर शैतानियत सवार हुई। बहरहाल वक्त रहते इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मीर सिप्तान भी इसका हम ख्याल था। यार अभी ज़्यादा तो बहुत काम पड़े हैं। शादी मीर साहब के शान शान होनी है और वक्त इनकी ख्वाहिश के मुताबिक बेहद कम है। मीर सिप्तान ने चाय ख़त्म किए जाने की इजाज़त ली। अम्मा से तुम्हें ज़रूर मिलवाता, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होती, मगर इन्हें हवेली के इस हिस्से में आने की परमिशन नहीं है। वो अक्सर पुरानी बातों का जिक्र करते हुए तुम्हें याद करती है। तुम्हें इन्हें बहुत अच्छी तरह याद हो, और तुम्हारी शरारतें भी। मखदूम शाह के साथ ही ड्राइंग रूम से बाहर निकला। मीर सिप्तान खुलकर मुस्कुराया। अम्मा को शादी में ज़रूर लेकर आना, मैं वहाँ इनसे मुलाकात कर लूँगा, मुझे भी वो याद है। मीर सिप्तान बोलते बोलते खामोश हो गए। दोनों की नज़र एक साथ सफदर शाह पर पड़ी। सफदर शाह पुष्ट पर हाथ बांधे नहीं घूर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। मीर सिप्तान ने सफदर शाह के नज़दीक पहुँचकर बिला झिझक मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। सफदर शाह ने इनको की सूरत में सलाम का जवाब दिया। मखदूम शाह के इनके सर्द मोहर अंदाज पर जज्बस हो गया, मगर मीर सिप्तान के इत्मीनान में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। क्या मैं ये जान सकता हूँ किस सिलसिले में आमद हुई है? सफदर शाह ने इसी सर्द मोहर अंदाज में सवाल किया। मैं अपने भाई की शादी का इन्विटेशन कार्ड देने आया था। मैं चाहता हूँ आप लोग इस शादी में ज़रूर शिरकत करें। इस नाम नहाद दुश्मनी को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें, ताकि गांव की आने वाली नई नस्लें गांव के आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें, ना कि इस दुश्मनी की घुटन ज़दा माहौल में परवान चढ़े। ना किसी मासूम सरताज की इज़्ज़त दागदार और ना किसी राना को बेकसूर होते हुए भी सज़ा मिले। मीर सिप्तान अपने असली पुरतमाद लहजे में सफदर शाह के दिमाग में लगी गिरें खोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि मखदूम शाह खामोशी सफदर शाह के चेहरे पर उतरते चढ़ते तासुरात नोट कर रहा था। तुम्हारी ये बेसरोपा बातें मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। दुश्मनियाँ निभाने में बच्चों का किरदार अहम होता है, मगर दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए बड़ों को आगे बढ़ना होता है। अगर दुश्मनी ख़त्म करने का अज़म लेकर आए थे तो तन्हा ही चले आए हो। जो तकरीर मेरे सामने करो, इसका थोड़ा सा भी हिस्सा अपने ख़ानदान के अफराद को भी सुनाया है, या सिर्फ हमें मरूब करना चाहते हो? इस कार्य खैर की शुरुआत अपने घर से शुरू करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सफदर शाह ने इसकी नेक नियति को चुटकियों में उड़ा दिया। तन्हा चले आने पर ज़बरदस्त चोट की। वो नागवारी से इसे मशवरों से नवाज कर वहाँ रुके नहीं, लंबे लंबे डग उठाते हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ के। मीर सिप्तान के चेहरे पर साया सा लहराया, मगर जल्दी इसने अपने चेहरे पर पुरतमान मुस्कुराहट सजा ली। डोंट वरी यार, मैं इन्हें मना लूँगा, और वो ज़रूर इस खुशी के मौके पर हमारे साथ शामिल होंगे। मखदूम शाह ने इसके कंधे को थपका। मीर सिप्तान के चेहरे पर इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मखदूम शाह के होंठों पर भी आसूदा मुस्कुराहट ने अहाता किया। बड़ी हवेली के दौरान दीवार सब्ज़ारों का एक एक दरख्ता पेड़ पौधा भी फैंसी लाइट से जगमगा रहा था। मेहंदी के मुश्तरका फंक्शन के लिए हवेली के पिछले हिस्से को बड़ी नफासत और शानदार तरीके से सजाया गया था। लेडीज़ और जेंट्स के दरमियान पार्टीशन था। ज़रताज को इसी मख्तस किए गए हिस्से में मेहंदी की रस्म के लिए लाया गया था। मीर सजावल ने शहर के नंबर 1 इवेंट प्लानर को डेकोरेटिंग का जिम्मा सौंपा था। हर चीज़ से मीर सजावल की सरताज के लिए वालियाना मोहब्बत और दीवानगी छलक रही थी। हवेली वाले तो हैरान थे ही, गांव वाले भी सरताज की किस्मत पर रश कर रहे थे कि मीर सजावल के सभी चेहरे पर रक्सा बेपाया खुशी और शादी की तकरीबात को इतने मुनफरिद अंदाज से मुनक्किद करने पर सबको हैरत में मुब्तला होने पर मजबूर कर दिया था। जिन्होंने सरताज के साथ होने वाले साने पर इसके घराने से मुँह मोड़ लिया। फ़ाइज़ा बेगम की ज़हर अफ़शानी हवेली के खास मुलाज़मों की ज़बानी गाँव के हर फर्द के कानों तक पहुँच चुकी थी। अक्सरियत ने फ़ाइज़ा के झूठ और मनगढ़ंत कहानियों को सच मानकर सरताज को कसूरवार ठहराया, मगर अब शादी पर खर्च होने वाले बेतरेक दौलत और
धूमधाम देखकर सभी सरताज को घराने से हमदर्दी महसूस हो रही थी। पास पड़ोस वाले ने इनकी घर की चौखट ही पकड़ ली थी। सरताज का रिश्ता बड़ी हवेली से जुड़ने पर सारे गांव ने इन लोगों को सर पर बिठा लिया था। पड़ोस की औरतें सुबह को जो इनके घर पर डेरा डालती तो रात हो जाती। वो जरीना और सरताज के घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। जरीना मना करती रह जाती मगर कोई इसकी एक भी नहीं सुनती। सरताज लोगों के पल पल बदलते रवैये को देखते पहरों सोचती रहती। इसे यकीन हो गया कि इस दुनिया में सिर्फ पैसे और रुतबे का बोलबाला है। नो डाउट यार, ऐसा तो होता है। जिसकी सुनहरी चमक तमक के सामने दुनिया वाले अछूत को भी मौत पर बना देते। वो दोनों चीज़ें इंसान के पास ना हो तो दुनिया हकारत की नज़रों से देखती है। ऐसा ही है यार, तलक हकीकत है, ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। लड़कियां जब इसे मिर्च चावल के नाम पर छेड़ रही थी तो इसके दिल से होक उठ रही थी। वो दुख से सोच रही थी कि यही सब कुछ अगर इसकी पामाली से पहले तय पाता तो यकीनन ये इसकी ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात होते, मगर अब यही सब कुछ इसे तकलीफ दे रहा था। मिर्च चावल का नाम इसके मन में गुलाब खिलाने के बजाय तोहमत लग रहा था। इसके दिल ने इन खूबसूरत दिनों की ख्वाहिश तो बड़ी शिद्दत से की थी, मगर जिस तरह ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी, ये वक्त और लम्हात रोशनियाँ गहमा गहमी इसके लिए जानलेवा साबित हो रही थी। हाज़रीन की खुद पर उठने वाली सताइशी नज़रें भी इसे तमस कर उड़ाती लग रही थी। इस पर फ़ायज़ा बेगम की नज़रों से छलकती नफरत और बेजारी ने इसे खौफ में मुब्तला किया हुआ था। इसके चेहरे पर उतरती उदासी को रानी ने दूर से महसूस किया। वो तेज़ कदमों से स्टेज तक पहुंची और सरताज के पास बैठते हुए इसकी पेशानी पर झूलती बिंदिया को दुरुस्त किया। जरी भाभी, इतनी उदास क्यों? इस वक्त आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल नहीं जच रही। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सजावल भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस तकरीब के अरेंजमेंट से लेकर आपके बेडरूम की सजावट तक हर चीज़ इनकी दिली खुशी और मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। आप परेशान मत हो, अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सजावल भाई आपको बहुत खुश रखेंगे, रानी ने मोहब्बत से कहते हुए धीरे से इसका हाथ दबाया। अब वह रानियों को क्या बताती कि मीर सजावल ही तो इसकी उदासी का सबब था। इसके नाम के साथ अपना नाम का जुड़ना इसके लिए बाइस मसरत नहीं बल्कि बाइस एहसास ज़िल्लत में मुब्तला कर रहा था। वो बस धीमे से मुस्कुरा कर रहेगी। जर्द जोड़े में सरताज का दिलकश सराबा जगमगा रहा था। ब्यूटिशियन के महारत ने इसके हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। मीर सजावल ने शाम में रानियों को भेजकर सरताज और जरीना को हवेली बुलवा लिया था। हवेली में इसको तैयार करवाया गया था। मीर सजावल ने दिल के बारहा शोर मचाने पर भी इसका सामना करने की कोशिश नहीं की। वो बमुश्किल से खुद को संभाले हुए था, मगर जब सरताज तैयार होने के बाद रानी और दिगर खवातीन की मैयत में स्टेज तक लाएगी तो हवेली के दालान से गुजरते हुए मीर सजावल की नज़र इस पर पड़ी और फिर पलटना भूल गई। सरताज का रूप अप्सराओं को भी मात दे रहा था। मीर सजावल का दिल इसको एक पल करीब से देखने के लिए बेकाबू हो गया, मगर खवातीन में इसकी एंट्री का कोई चांस नहीं था। वो दिल महसूस कर रह गया। मीर सजावल दिल महसूस नहीं सकता, कोई ना कोई चक्कर चला ही लेगा। जेंट साइड पर मेहंदी की रस्म ज़ोर शोर से जारी थी। मीर सजावल के तकरीबन सभी दोस्तों ने भरपूर तरीके से शिरकत की और हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ़ थे। जो किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे वो भी शॉर्ट नोटिस पर शादी अटेंड करने पहुंच गए थे। मीर सिप्तान भी सगे भाइयों से बढ़कर फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। इसने हर काम अपनी निगरानी में करवाया। इसकी वजह से मीर सजावल भी खुद को रिलैक्स महसूस कर रहा था। मीर सजावल ने अपने किसी दोस्त की बात पर कहका लगाया, तभी इसकी नज़र सफदर शाह और इसके साथ अंदर दाखिल होते मखतूम शाह पर पड़ी। इसने पास खड़े सिप्तान को ज़बरदस्त खुरी लगाई, मगर मीर सिप्तान ने इसे नज़रों में खामोश रहने की इल्तिजा की और जल्दी से स्टेज से उतर आया। आपको यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपने यहाँ पहुँचकर मेरा मान रख लिया। मीर सिप्तान बेतकल्फ़ी से सफदर शाह के गले मिलते हुए बोला। तुम क्या समझते हो, फासले मिटाने का सारा क्रेडिट तुम अकेले ले जाओगे? यार थोड़ा हक तो हमारा भी बनता है। सफदर शाह मसनूई खफकी से बोले। मीर सिप्तान का कहका बरजस्ता था। इसने खिलती मुस्कुराहट के साथ मखतूम शाह को वेलकम किया। मीर गज़नफ़र भी इन तक पहुँच चुके थे और इनके पीछे मीर जाफ़र भी सुस्त कदमों से आ खड़े हुए। तुम कुछ भी कह लो सफदर, पूरा क्रेडिट मेरे बेटे को जाता है। इसने ही अना को पस पुश डाल कर फैसले समेटे, वरना ये गर्द इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं थी। मीर गज़नफ़र भी साफ गोई से कहते हुए सफदर शाह से बगलगीर हो गया। आखिर को वो सब बचपन के दोस्त थे और दिलों के खून के रिश्तों जितने ही मजबूत होते हैं। वक्ती तौर पर गर्द शाह भी जाए तो ज़रा सी पेशकदमी से साफ भी हो जाती है। 20 साल का तवील अरसे गुजर जाने के बाद ही सही वो सब दिलों के बंधन में एक बार फिर से बंधने जा रहे थे। मीर जाफ़र ने भी बिना किसी पसो पेश के खुश दिली से इन्हें वेलकम किया। मीर सजावल के दोस्तों ने बाकायदा डांस स्टार्ट कर दिया। मीर सिप्तान भी अपने डिसेंट स्टाइल से निकलकर दिल खोलकर एंजॉय कर रहा था। मखतूम शाह, मीर हुनैन ने भी इसका भरपूर साथ दिया। बस एक मीर सजावल ही थे जो सबके भरपूर स्टार और बेइंतहा खुशी के बावजूद भी खुद को डांस के लिए आमादा नहीं कर सका था। चलो जी। वो सोफे पर बैठा हुआ ये सब बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। वाइट शलवार सूट पर वेस्ट कोट में मलबूस वो हमेशा से बढ़कर चार्मिंग लग रहा था। चेहरे पर बिखरी दिली खुशी से भरपूर मुस्कुराहट ने से मजीद दिलकश बना दिया था। ऐसी खूबसूरती रहा चार पाना। रानी जल्दी से पूल साइड पर पहुंचो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। मीर सजावल ने उजरत में कहकर कॉल काटती और वहीं टहलते हुए सिगरेट सुलगाकर रानिया का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रानी अपना लहंगा संभालती हुई घबराई हुई सी दूर से आती हुई नजर आई। जी सजावल भाई, इतनी इमरजेंसी क्यों, मैं क्यों बुलाया? आपको ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी थी? बहुत ही ज़रूरी काम था जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो और कोई भी नहीं। मीर सजावल बेताबी से कोया हुआ। जी बोले। रानी को तजस्सुस हुआ। रानी तुम किसी भी तरह बस थोड़ी सी देर के लिए सरताज को अंदर वाले रूम में ले आओ, मुझे बस 2 मिनट इससे बात करनी। मीर सजावल ने मिन्नत की। रानी पहले तो इसकी मिन्नत भरे अंदाज में मुस्कुराई जिसने पहली बार देखा था, फिर कदरे परेशानी से बोली, मगर मैं नहीं सबके दरमियान से कैसे लेकर आ सकती हूँ? आप जानते भी वहाँ कितना रक्श लगा हुआ है, सब पूछेंगे ना कि मैं दुल्हन को कहाँ लेकर जा रही हूँ। रानी ने उलझते हुए कहा। तुम कोई भी बहाना कर देना, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कहना है। और रानी के शोल्डर पर हाथ रखे टहलते हुए से तरकीब समझाने लगा। अल्लाह, तो सगे भैन भरा बन गए।
प्लीज़ अब जल्दी से जाओ और इसे लेकर आओ, मेरी प्यारी बहन हो ना, मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स ला कर दूँगा। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए शरारत से बोला। उफ़ सजावल भाई, आप भी ना, मैं कुछ छोटी बच्ची हूँ जो आप मुझे चॉकलेट्स का लालच दे रहे हैं? इसने मुँह फुलाया। अच्छा तुम जो बोलोगी वो ला दूँगा, अभी मेरा काम कर दो, ज़िंदगी भर तुम्हारी फरमाइशें पूरी करूँगा। मीर ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ठीक है, अपना वादा याद रखिएगा। वो पलटते हुए उंगली उठाकर बोली। मैं वादा करके भूलने वालों में से नहीं हूँ, अब जल्दी जाओ और इसे साथ लेकर ही आना। वो हाथ जोड़कर बोला। रानिया मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती भी चली गई। मीर साहब ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਖਤੂਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਖਤੂਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ रिश्ता लेके जा मखतूम वास्ते, फिर तू की कर लेगा? लेकिन नाक तो मीर सजावल की भी बड़ी ऊंची है। मीर सजावल सिगरेट के कश भरते हुए बेसब्री से रानी के वापस लौटने का इंतज़ार करता। जरी भाभी, उफ़ आपकी स्किन तो ऑयली हो रही है, मेकअप ओवर और ख़राब हो जाएगा, अजीब सा लग रहा है, आप अंदर चलिए, मैं रीच टच करवा देती हूँ। रानी ने मसनूई परेशानी से जरताज के चेहरे को छुआ। मगर मेरी स्किन तो नॉर्मल है, एयर कंडीशन भी चल रहा है और फिर ऑयली कैसे हो रही है? जरताज को छंबा हुआ। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, आखिर शहर से इतनी महंगी ब्यूटिशियन को बुलवाया, वो कोई चालू काम थोड़ी ना करेगी। नज़दीक बैठी फ़ायज़ा बेगम झट से बोली। चाची आपकी नज़र कमज़ोर होगी, आप ठीक से नहीं देख पा रही, फंक्शन पूरी रात चलेगा, मेकअप ज़्यादा ख़राब होगा तो बुरा लगेगा, फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आएंगी। इसने बात बनाई। ठीक है, तुम इसे अंदर ले जाकर सही करवा दो। इन्होंने बादले नाख्वास्ता इजाज़त दी। रानी ने सरताज को बाजू से पकड़ कर उठाया। सरताज जो खामोश तमाशाई बनी बैठी थी, रोबोट की तरह खड़ी होगी। नाजुक अंदाम सरताज से इंतहाई भारी कामदार लहंगे का बोझ संभाले नहीं संभल रहा था, उठते हुए लड़खड़ा गई। रानी बाजी, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। लेकिन इसकी मदद के लिए आगे बढ़ी और एक तरफ से सरताज का लहंगा थाम लिया। अरे नहीं, तुम रहने तो, मैं ले जाऊँगी, तुम मेहमानों का ख्याल रखो। रानी ने घबरा कर मना करना चाहा। ले जाओ ना, इसे भी अपने साथ कुछ काम आ जाएगी, वैसे तो मलका बनी फिरती रहती है। फ़ायज़ा ने खुद से नाक चढ़ाई। रानी ने एक नाकबार नज़र इन पर डाली, नगीन समेत सरताज को लेकर स्टेज से उतर गई। रानी और नगीन दाएं बाएं से सरताज के सामने लाउंज में दाखिल हुई। लाउंज तकरीबन खाली था क्योंकि सभी मेहमान हवेली के पिछले हिस्से में डिनर में मसरूफ़ थे। वो धीरे धीरे सरताज को लिए कमरे की जानिब बढ़ रही थी। मीर सजावल लाउंज में खुलने वाले पूल साइड के दरवाजे से अंदर और दबे कदमों इनके पीछे चलने लगा। सरताज से इसकी मखसूस खुशबू का झोंका टकराया तो इसके दिल में धड़कनों ने शोर बर्पा कर दिया। मीर सजावल ने 2 कदम आगे बढ़कर इसकी पुष्ट पर झूलते दुपट्टे को मुट्ठी में भरा और इसकी महक को सांस के जरिए खींचकर अपने अंदर उतारा। सरताज को अपने पीछे इसकी मौजूदगी का यकीन हो गया। वो तीनों कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मीर सजावल धीमे से खनकारा। नगीन और रानी ने फ़ौरन पलट कर देखा, जबकि सरताज अपनी जगह जमी खड़ी रही। अलबत्ता इसकी टांगें लरसने लगी थी। तौबा, आपने तो डरा ही दिया था, मुझे लगा पीछे फ़ायज़ा चची आ गई हैं। रानी ने अपने सीने पर हाथ रखा। मैंने आपका काम कर दिया, वक्त आने पर आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा। इसने इशारे से कहा। ओह, तो ये इनकी प्लानिंग थी। सरताज के कान खड़े हो गए। बहानेबाजी में तो इनका कोई जवाब नहीं, इसने दिल में सोचा। हाजिर। मीर सजावल ने सीने पर हाथ रखकर सर को खम दिया। अब कुछ देर के लिए जान छोड़ो, इसने भी मसनूई संजीदगी से शरारतन कहा। आप कितने बुरे हैं, मैंने आपका इतना ज़रूरी काम किया, आपने काम निकलती आंखें फेर ली। आइंदा कभी फेवर नहीं दूंगी। वो बुरा मान गई। मत देना, आइंदा मुझे ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। कल इनके तमाम जुमला हकूक़ मेरे नाम लिखते जाएंगे, फिर मुझे इनसे मुलाकात के लिए आप लोगों जैसे छोटे मोटे करिंदों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मीर सजावल ने शरारत से नाक चढ़ाई। अल्लाह, आप तो कितने मतलबी निकले, एहसान मानने के बजाय उल्टा बातें सुना रहे हैं। नेकी का तो ज़माना ही नहीं है। रानी ने तासुब से गाल पीटे। अब तंग मत करो, चलो भागो दोनों, थोड़ी देर बाद आ जाना। मीर ने इसे चुटकी बजाकर हुक्मिया कर नगीन और रानी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। याद रहे, आपने बस 2 मिनट कहा था। शरारत से कहती हुई नगीन का हाथ पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ गई। सरताज अब तक रुख मोड़े खड़ी थी। मीर सजावल ने इसका हाथ पकड़ा और लॉक घुमाकर इसे लिए अंदर दाखिल हो गया। इसने सरताज को बाजू से थामे दरवाजे से लगाया। वो गहरी होती मुस्कुराहट के साथ भरपूर नज़रों से सरताज को बगैर पलके झपकाए एकटक देख रहा था। सरताज की पलकें झुकी हुई थी। सरकार, पलकों की चिलमन उठाएं, मैं आपकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहता हूँ। वो दिल फरेब लहजे में बोला। सरताज ने धीरे से पलकें उठाई, मगर इससे नजरें नहीं मिलाई। मीर सजावल इसकी काजल से सजी आंखें देखकर मबहूत रह गया। इसने लिपस्टिक से रंगे सरताज के होंठों को अपनी गश्ती शहादत से छुआ, फिर मसरूर सा होकर अपनी उंगली को देखकर बोला। तुम्हारी लिपस्टिक का शेड है तो बहुत प्यारा, मगर इसके बिना भी अट्रैक्ट करती हो। उसने झुककर सरताज की आंखों में झांक कर कहा। जितना भी अपनी किस्मत पर रश करो कम होगा, क्योंकि मैं बहुत कम होगा, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे बचपन से है, मगर कुदरत ने तुम्हें मेरे लिए चुनकर इस यकीन को मज़ीद पुख्ता कर दिया। वो तखफाकर से बोला। मेरी तबाही के तमाम हथियारों से लैस हूँ, मैं कैसे न बहक जाऊँ। मीर इसके कानों में झूलते ताज़ा फूलों के अवेज़ों को छेड़ते हुए मखमूर लहजे में बोला। खुदा गवाह, आज की रात क़यामत से कुछ कम नहीं होगी कि तुम्हारे दीदार के बाद सब्र नामुमकिन हो गया। इसने बेखुदी के आलम में सरताज के फूलों वाली बिंदिया को लबों से छुआ। आपको एक रात के इंतज़ार की भी जहमत से गुजरने की क्या ज़रूरत है? आप तो मीर सजावल हैं जो अपनी मन मर्जी के लिए अपनी मोहब्बत को भी रौंद डालता है। फासले समेटे और अपनी हवस पूरी कर लीजिए, आपको तो किसी की कोई परवाह भी नहीं होती। सरताज जहरकंद लहजे में तंजिया बोली। मीर सजावल करंट खाकर 2 कदम पीछे हटा। बहुत चंगा जवाब दिता, जिंदगी च पहली बार सरताज ने जवाब दिता चंगा।
शर्माइए मत, आप ऐसे पहली बार तो नहीं करेंगे? ज़रताज वार पर वार करी थी। बकवास बंद करो, मेरी मोहब्बत को हवस का नाम देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मीर से मुश्तिल होकर हाथ उठाया मगर जब्त करते हुए फिजा में मुट्ठी सख्ती से बंद करके रोक लिया। हालात से वाकिफ़ होते हुए भी पत्थर दिल क्यों बन रही हो? बोलो, इस मनहूस दिन से पहले बारहा तुम मुझसे तन्हाई में मिली हो, न जाने कितनी बार हम नज़दीक हुए, कितनी बार मैंने अपनी हफस मिटाई। बोलो, तुम मुकम्मल मेरी दस्तरस में होती थी, मैंने तब भी हदूद पार करने की कोशिश नहीं की। जिस कदर तुम मेरे नज़दीक रही हो, हवस होती तो बहुत पहले मिटा चुका होता, लेकिन मैंने सच्चे दिल से तुम्हें पूरी इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ख्वाहिश की थी। तुम्हें अपनी दुआओं में मांगा है। मानता हूँ मुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ, मगर इसमें मेरे नफ्स का कोई अमल दखल नहीं। वो इंतकाम की आग थी जिसमें अंधा हो गया था, मगर इसके बावजूद भी मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत पर इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। मीर सजावल दृष्टि से बोला, आहो तेरा कुत्ता कुत्ता तो ओदा कुत्ता नहीं, ओदा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी चवल जया। ज़रताज इसके उठते हुए हाथ पर सुन खड़ी रहेगी। अब बोलती क्यों नहीं, जवाब दो। वो धाड़ा। ज़रताज सर झुकाए खड़ी रही। मीर सजावल सुलगती नज़रों से घूरता रहा, फिर लब फेंचे तासुब से सर हिलाता वापस चला गया। ज़रताज ने टिश्यू से माथे पर आए पसीने को साफ किया। इसका बदन हौले हौले लरस रहा था। वो खुद भी हैरान थी कैसे मीर साईं के सामने ज़ुबान खोल गई। तभी रानी और नगीन कमरे में दाखिल हुई। भाभी, व्हाट हैपेंड? होगी मुलाकात? सजावल भाई इतने गुस्से में क्यों लग रहे थे? रानी ने इसकी बदलती रंगत और पसीने के नन्हे कतरे इसके चेहरे पर देखे तो परेशानी से इस्तफसार किया। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, चलें वापस चलते हैं, बड़ी बीबी खफा हो जाएंगी। वो अपना लहंगा संभालती हुई आगे बढ़ी। रानी ज़रा मामले की नौयत समझ चुकी थी, इसलिए कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। वो सर हिलाकर ज़रताज को थामे बाहर निकल आई। अरूश, सुना आज मीर सजावल की मेहंदी है, बाबा साईं और मखदूम शाह भी शिरकत करें? शाह ने तस्दीक करना चाहिए। जी आपने सही सुना, आज मीर सजावल और ज़रताज की मेहंदी है। और शाह, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ ज़रताज के लिए। मीर ने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। जब मैंने ये खबर सुनी थी मुझे बहुत दुख हुआ, मगर अब वही इसको फिर से आबाद करने जा रहा है। अच्छा, सब ये देख रहे हैं कि वो उसको आबाद कर रहा है, ये नहीं देख रहे कि वो जिस बंदी के साथ ये सब कुछ हुआ है उसके दिल पे क्या बीत रही है, वो किस फेज़ से गुजर रही है। ज़रताज की शादी अगर किसी और से भी हो जाती तो ये माशरा और ससुराल वाले इसका जीना हराम कर देते। अब कम से कम वो सुकून से तो जी सकेगी। अरूश के चेहरे पर खुशी रकसा थी। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर जहाँ तक मुझे इल्म है मीर सजावल इस लड़की से मोहब्बत का दावेदार था और मैं अपने बंदों को पहचानने में गलती कभी नहीं करता। फिर मीर सजावल ने इसे दागदार क्यों किया? ये बात पल्ले नहीं पड़ रही। मीर सजावल ने इंतकाम के लिए इसी लड़की को निशाना क्यों बनाया? वो पुरसोच लहजे में गोया। जो भी हुआ सो हुआ, अल्लाह पाक हर लड़की की इज्जत में पूछ रखे, आमीन। ज़रताज के साथ बुरा हुआ तो अब अच्छा भी तो होने जा रहा है। अरूश माथे पर आई रेशमी लट कान के पीछे अड़सते हुए बोली, तुम मेरी वजह से शादी पे नहीं गई? अरूश ने दोबारा इसकी लट बाहर खींची। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खाला जान घर की कोई लेडीज़ भी नहीं गई तो मैं कैसे जाती? अरूश ने कंधे उचकाए। बाबा साईं ने वहाँ जाने से पहले मुझे आगाह करना भी ज़रूरी नहीं समझा? वो मुझसे सलाह तो कर सकते थे। शाह बहुत देर से दिल में उठने वाले शिकवे को ज़ुबान पर ले आया। इन्होंने इसलिए ऐसा किया कि वो अब मज़ीद इस दुश्मनी को पालना नहीं चाहते। बड़ी हवेली से बाकायदा दावत आई थी, खालू जान इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको किसी सूरत खोना नहीं चाहते। अगर आपसे सलाह करते तो आप यकीनन इन्हें रोकते और वो रोकना नहीं चाहते थे। अरूश से समझा रही थी। इन्हें एक बार मुझसे ज़रूर बताना चाहिए था, मगर शायद अब मैं माजूर हो गया, इसलिए इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। शाह बदगुमान हो रहा था। शाह प्लीज़, अब आप दोबारा कभी ऐसी बात ज़ुबान पर नहीं लाएंगे। वो ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए करें। सब जानते हैं खालू जान सबसे ज़्यादा आपसे ही प्यार करते हैं, फिर भी आप इनसे बदगुमान हो रहे हैं। वो तड़प कर बोली। अरूश को इसकी लाचारगी से कहने पर बहुत तकलीफ हुई। सारी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाला आदमी आज बेबस और लाचार होकर बिस्तर पर पड़ा था। शाह की बेबसी पर अरूश को भी रुला रही थी। तो यार जो काम किए वो फिर इतना तो बनता ना इसके साथ। शाह, आप मुझसे वादा करें, ठीक होने के बाद इन सब झगड़ों से दूर हो जाएंगे और अब इस दुश्मनी को ख़त्म कर दें। वो शाह का हाथ थाम कर पूरे उम्मीद लहजे में बोली। वादा तो नहीं, मगर तुम्हारे अपनी बेटी के लिए कोशिश करूँगा। शाह ने इसका हाथ चूमा। कोशिश नहीं, वादा करें, वो भी पक्के वाला। अरूश ने ज़बरदस्ती इसके हाथ को पकड़ कर हिलाया। अच्छा बाबा, वादा। शाह ने भी इसे हाथ मिलाया। अरूश मुतमिन सी होकर हंस पड़ी। इन शिराजियों को यकीनन तुमने यहाँ बुलाया होगा। वो ज़रताज के कमरे से निकलकर सीधा मीर सिप्तान के पास है। इसकी पेशानी पर लातादार शिकने पड़ी हुई थी। हाँ, मैंने बुलाया, मगर डैडी और जाफ़र चचा से इजाज़त लेने के बाद। सबका मुश्तरका फ़ैसला था कि शाह फैमिली को तुम्हारी शादी में ज़रूर इन्वाइट किया जाए ताकि रास्ते हमवार हों। मीर सिप्तान ने रसान से जवाब दिया। वो गाली अभी मरा नहीं है जो तुम रास्ते हमवार होने की उम्मीद लगा बैठे हो। वो जिस दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा इसी दिन अपनी औकात दिखाएगा। अगर इस रात तुम सब बीच में नहीं कूदते तो मैं यकीनन इस सांप का सर कुचल देता। रास्ते फिर हमवार होते। वो दूबदू बोला। नहीं यार, सफदर अंकल खुद भी सब कुछ भुला कर चले हैं। अगर इनके दिल में दिमाग में ज़रा बराबर भी ऐसी कुछ सोच होती तो वो ये कदम कभी नहीं उठाते। साफ ज़ाहिर है वो अपना दिल साफ़ कर चुके और मज़ीद खून खराबा नहीं चाहते। अब तुम भी दिल से मैल निकाल दो। खैर से फैमिली वाले होने जा रहे हो, अब ये मारधाड़ तुम्हें सूट नहीं करेगी। एक लड़की का नाम ही तुम्हारे साथ नहीं जोड़ा। इसके सुख दुख की पूरी जिम्मेदारी, इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखने से टेंशन फ्री माहौल देना भी तुम पर फ़र्ज़ हो गया। अगर अब भी तुम इन फजूल चक्रों में उलझे रहोगे तो अपनी लाइफ कैसे इंजॉय करोगे? सब कुछ भूल कर मैरिड लाइफ इंजॉय करो। मीर सिप्तानी से कूल करने के लिए कंधे पर हाथ रखे आसानी से समझा रहा था। ये बताओ, अपने होने वाली मिसेस को हनीमून के लिए कहाँ ले जा रहे हो? कुछ प्लान किया? मीर सिप्तानी इसका ध्यान दूसरी जानिब बढ़ा। नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा। अभी वो बहुत नाराज़ है, जब राज़ी हो जाएगी तब सोचूंगा। मीर सिजावल ने गहरी सांस ली।
जब बच्चे हो जाएंगे तब सोचोगे बेवकूफ़ इंसान, हनीमून शादी के अवलिन दिनों में अच्छा लगता है, बॉली ले जाओ, बहुत खूबसूरत है। वो भी खुश हो जाएगी। मीर सिप्तान ने मशवरा दिया। जा चुका हूँ, मीर से जावल ने ऑफ मोड में मुख्तसरन कहा। मैंने तुम्हारी सीट कंफर्म करवा दी है, फिल्म के फ़ौरन बाद रवान किया। माहौल बदलेगा तो सरताज भी नॉर्मल हो जाएगी। सबसे दूर जाओगे तो तुम दोनों को करीब होने का मौका मिल जाएगा। मीर सिप्तान मुसलसल इसका ऑफ मोड खुशगवारी में बदलने की कोशिश कर रहा था। मीर ने हुनकारा भरकर सिगरेट सुलगाई। वो तो बेहद करीब थी। इसे खुद से दूर करने वाला बदनसीब मैं खुद हूँ। इसने सिगरेट लबों में दबाए तल्खी से सोचा। इसकी दिलकश आंखों के किनारे सुर्ख होने लगे। मर जा, डूब के मर जा, लानतिया, मैं ट्रेन किया सिच्चा बला। ये बताओ अपनी होने वाली मिसेस, ये तेरे सीन रिपीट हो गया यार। वो तो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं। वो समझती नहीं मैंने जो कुछ किया गुस्से में किया। इसे मेरी किसी बात पर एतबार नहीं। मीर से जावल बेबसी से बोल पड़ा। इसलिए कहते हैं गुस्सा हराम है। तुम अगर होश से काम लेते तो इस गिल्ट में मुब्तला नहीं होते, मगर तुम्हें कौन समझाए। अरे यार अब तो समझ के आओ ना। लेकिन वो कुछ नहीं समझ रही। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। वो पत्थर बन गई है। वो मेरी मोहब्बत पर शक करी है। इसका एतबार उठ के मैं इसकी नाराज़गी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसी तरह रूठी रही तो मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊँगा। वो मुझे पागल कर देगी। इसकी बेरुखी मुझे मार डालेगी। मीर ने बेबसी से कहते हुए अपना हाथ बालों में फंसाया। हो जा पागल, मर जा। जितना बिगाड़ तुम कर चुके हो, सब कुछ ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। एकदम तो सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। जल्दबाजी में फिर नुकसान कर बैठोगे। इसे कुछ वक्त तो अभी वो नाराज़ है। सब कुछ नज़रअंदाज करके सिर्फ इसे मनाने पर तवज्जो दो। दोबारा अतमाद बहार हो जाएगा तो हालात खुद ब खुद सुधरने लगेंगे। मीर मुदब्बराना बोला। मीर से जावल बगौर इसे सुन रहा था। इसने गुस्से से उंगलियों में दबा सिगरेट तोड़ मरोड़ दिया। ज़रताज की ज़िंदगी के लिए रोशन तरोताज़ा सुबह रोशनियाँ बखेर चुकी थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। पूरे गांव में हलचल सी मची हुई थी। आखिरी मीर से जावल की बारात का दिन था। सभी गांव वाले खुश भी थे और मुतजस्सिस भी, क्योंकि कुछ लोगों को तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मीर से जावल पूरी शान शौकत से ज़रताज को ब्याने आ रहा है। गाँव वाले आते जाते ग्राउंड की सजावट से मरूब हो रहे थे। तकरीबन पूरे सनपुरा के रात का बेसब्री से इंतज़ार था। बारात का अरेंजमेंट गांव से कुछ फासले पर एक बहुत बड़े ग्राउंड में किया गया था। ग्राउंड को 15 दिनों की मेहनत से बड़ी महारत और खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था, जो कि अब किसी 5 स्टार होटल का मंजर पेश कर रहा था। ज़रताज को सुबह से वेली बुलवा लिया गया था। ब्यूटिशियन मुसलसल इसके सर पर सवार थी। ज़रताज बेजारी से खुद पर होने वाली इसकी हर कार्रवाई को बर्दाश्त कर रही थी। इसे सारे तमाशे से कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। मीर से जावल के हुक्म पर वक्फे वक्फे से ज़रताज की खातर मदारत के लिए कभी जूस, कभी फ्रूट्स, कभी चाय और दीगर लवाजमात लाए जा रहे थे। फ़ाइज़ा बेगम ने एक बार भी नहीं झाँका। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी और मीर साईं की लव मैरिज है और आप इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इतनी चाहत जता रहे हैं। ब्यूटिशियन ने मरूब होकर इस पर रश्क किया। ज़रताज ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। इस तारीफ़ पर आंसुओं का गोला इसके हलक में अटकने लगा। वो दिल ही दिल में खुद पर हंस पड़ी। जिसको तुम चाहत का नाम दे रही हो, मीर से जावल के गुनाह का कफ़ारा अदा करने की कोशिश है, जिसमें मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ज़रताज ने तल्खी से सोचा। शाह, आप वहाँ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। डॉक्टर्स और मखतूम भाई जो भी हदायत देंगे इन पर सख्ती से अमल करना। ये ना हो कि आप बेहतियाती करें। अरूश ने तनबीह की। मौज़म शाह होले से मुस्कुरा दिया। वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे। आज रात मौज़म और मखतूम शाह की फ़्लाइट थी। अरूश और शाह एक ही गाड़ी में सवार थे। तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, मैं कोई नासमझ बच्चा नहीं, अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही, ना जाने मेरे पीछे तुम अपना क्या हाल करोगी। तुम तो मेरी मौजूदगी में भी खाने पीने, मेडिसिन, हर चीज़ से जान छुड़वाती हो। मेरे जाने के बाद तो बिल्कुल लापरवाह हो जाओगी। शाह अरूश का हाथ हमें परेशानी से गोया हुआ। आप परेशान ना हो, इसलिए मैं भी लापरवाही नहीं बरतूंगी। अरूश ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। शाह ने मुतमिन होकर विंडो से बाहर नज़र की। अरूश, अगर मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगी। शाह विंडो से बाहर नज़रें जमाई गंभीर आवाज़ में कहा। जी ज़रूर, बल्कि इसमें पूछने वाली क्या बात है। आपको यकीन होना चाहिए कि मैं आपकी किसी बात की नफ़ी नहीं करूँगी। तुम बड़ी हवेली नहीं जाओगी। शाह की भारी आवाज़ गूंजी। तुम इसे मेरा हुक्म मत समझना, ये मेरी इल्तिजा है। शाह रुख मोड़कर इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। ये भी मत समझना कि मैं अब भी तुम पर शक करता हूँ, इसलिए पाबंदी लगा रहा हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अरूश कि तुम पर किसी का साया भी पड़े। मैं जब ठीक हो जाऊँगा तब तुम्हें खुद वहाँ ले जाऊँगा। शाह ने संजीदगी से कहते हुए इसका हाथ अपने सीने पर रखा। शाह के लहजे में जो दर्द था इसने अरूश की पलकें नम कर दी। आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं कभी वहाँ जाने के लिए इसरार नहीं करूँगी, वो पुरनम लहजे में बोली। थैंक यू माई लव। शाह ने अपने गाल से इसके गाल से टच किया। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। ड्राइवर और मखतूम शाह की मदद से मौज़म शाह को नीचे उतारा गया, फिर व्हील चेयर पर बिठा दिया। मखतूम शाह व्हील चेयर धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। अरूश भी इसके कदम से कदम मिला रही थी। वो लोग डिपार्चर लाउंज में पहुंच गए थे। वो लोग इमिग्रेशन काउंटर से फारिग होने के बाद वेटिंग एरिया में आ गए थे। मौज़म शाह और मखतूम शाह के नाम की लास्ट पैसेंजर अनाउंसमेंट हो रही थी। हमेशा की तरह आज भी मौज़म शाह लास्ट कॉल पर डिपार्चर लाउंज पहुंचा था। मेरी दुआ आप वापसी पर व्हील चेयर के सहारे नहीं बल्कि अपने पैरों पर चल कर आए। इंशाल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अरूश ने भीगी पलकों से सद के दिल से दुआ दी। शाह ने मशकूर होकर इसकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ इसके सर पर रख दिया। जपियाँ पपियाँ नहीं कटियाँ। पानी के कतरे अरूश की आंखों से बेसाख्ता टपके। भाभी, आप इनकी फ़िक्र छोड़ दें, इनके लिए मैं हूँ। बस आप अपना और हमारी गुड़िया का ख्याल रखिएगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। तुहानू पक्का यकीन है गुड़िया ही आनी, जो गुड्डा आ गया तो फिर
मखदूम शाह जो किसी काम से स्टोर तक गया था वापस आया तो इन दोनों के जज्बाती मंजर देखकर आगे बढ़ा और उजलत में रूश के सर पर हाथ रखकर अलविदा किया। डिम्पल का ना 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 रोना नहीं, तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर कर देंगे। शाह ने इसकी आंखों में मचलते आंसू देखकर उंगली के इशारे से रोने के लिए मना किया। दिल छोटा मत करो, जल्द वापस आ जाऊंगा। इसका रोना शाह को बेचैन कर गया। रूश डुबडुबाई नजरों से इन्हें चाहता देखती रही, फिर इसकी नजरों से ओझल हो जाने पर थके हुए कदमों से वापस पलट गई। ब्यूटिशियन ने शाम ढले ताज को फाइनल टच देने के बाद रुखसत होने की इजाज़त दी। वो रानी और फ़ाइज़ा बेगम की साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ पहुँची थी। वो दोनों सरताज को स्टेज पर बिठाकर सारे इंतजामात ज़रीना और नगीन के सपुर्द करती वापस चली गई थी। चूँकि इन्हें बारात के साथ एंट्री करनी थी, हाल में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। खास मेहमानों के साथ गाँव के करीब अवाम भी मदऊ किए गए थे, जिन्हें मीर जाफ़र किसी भी मौके पर नहीं भूलते थे। सरताज सज झुका बैठी सोचों में गुम थी। डीप रेड कलर के इंतहाई कीमती और नफीस शरारे में जो मीर सजावल ने खुद पसंद किया था, बेकीमत ज्वेलरी से लदी फंदी सरताज होश उड़ाई दे रही थी। इस पर ब्यूटिशियन के मैजिकल ब्रश ने इसे परियों सा रूप दे दिया था। इसके चंद करीबी बेतकल्लुफ़ दोस्तें झिझकते हुए स्टेज पर आ गई। सरताज, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी सबसे प्यारी दोस्त नाज़ी ने खुश दिली से मुबारकबाद दी। सरताज ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत निकली, गाँव का सबसे सोना शहज़ादा तुम्हें मिल गया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो बेतकल्फ़ी से गोया भी सरताज ने पलके उठाकर इसे देखा और फिर से नजरें झुका ली। अरे छोड़ो यार, जो कुछ इसके साथ हुआ इससे ज़्यादा बदकिस्मत कौन होगा। इस इंसान से शादी करने से बेहतर हम सब कुंवारी बैठी रहें। शुक्र करो मीर साईं की नज़र हम में से किसी पर नहीं पड़ी, वरना हमारा मुंह भी शादी के दिन सरताज की तरह उतरा हुआ था। वो एक लड़की जो हसरत में नींदें उड़ाए बैठी थी जलकर बोली, चुप करो, ये वक्त ऐसी बेहुदा बातों का नहीं है। नाज़ी ने इसे छिड़क दिया। सरताज का चेहरा बेइज्जती से धुआं धुआं हो रहा था। इधर बंदे ने तो वैसे बंदा कत्ल कर देवे ना। तभी बारात आने का शोर उठ गया। सारी लड़कियां उठकर एंट्रेंस की तरफ भागी। ऑफ वाइट शलवार सूट में मलबूस, हाथ खूबसूरत घड़ी से सजा हुआ, बाजू पर इमाम जामिन जो फ़ाइज़ा बेगम ने बांधते हुए कई दुआएं पढ़कर फूंकी थी। सर पर दस्तार बंधी थी। मीर सजावल शानदार दुल्हे के रूप में गजब ढा रहा था। भरपूर आतिशबाजी करने के बाद सब लोग अंदर आ चुके थे। लेडीज़ एंड जेंट्स के पोर्शन अलहदा थे होने की वजह से मीर सजावल सबके साथ जेंट्स पोर्शन में चला गया। रानी स्टेज पर पहुंचकर सरताज के सर पर निकाह के लिए सुर्ख शिफॉन का दुपट्टा सेट करने लगी। इतने में मीर जाफ़र समेत काफ़ी सारे मर्द हजरात काजी साहब को लेकर स्टेज पर आ गए। काजी साहब निकाह के लिए सरताज के साथ वाले सोफे पर बैठ गए। सरताज बिनते दीन मोहम्मद, आपको सिक्का राइजुल वक्त 50 लाख रुपए हक महर मीर सजावल अली बल्द मीर जाफ़र अली के निकाह में दिया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने ठहर ठहर कर बोलते हुए माइक मुँह के नज़दीक किया। माहौल पर सकूत तारी हो गया। सरताज पर कारी साहब के अल्फाज सख्त सुनकर सख्ता तारी हो गई। इसकी खामोशी तवालत इख्तियार कर गई। तवील खामोशी पर मीर सजावल के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। इसने बेचैनी से पहलू बदला। इसके खिलते चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। इसकी जगह इस तरह आपने ले ली थी। कारी साहब ने एक बार फिर दोहराया। सरताज बुत बनी रही। इसकी आंखों में वहशत ज़दा रात, इसका बदन कपकपा रहा था। मीर सजावल की दरिंदगी अपनी तमाम तजुज़ियात समेत याद आने लगी। काजी साहब ने ताज्जुब से मीर जाफ़र की तरफ देखा। मीर जाफ़र भी सरताज का इकरार सुनने के मुंतज़िर थे। परेशानी से दीन मोहम्मद को देखने लगे जो सरताज के साथ लगा बैठा था। दीन मोहम्मद ने सरताज का यकपस्ता हाथ धीरे से दबाया, मगर सरताज के जिस्म में कोई जंबिश नहीं हुई। काजी साहब ने आखिरी बार जाबो कबूल का सिलसिला जारी किया, मगर सरताज की चुप नहीं टूटी। हाज़रीन में बेचैनी की लहर दौड़ गई। वक्त साख्त हो गया। मीर सजावल के अंदर एक तूफ़ान बरपा होने लगा। सरताज के इकरार का मुंतज़िर इसका पूरा जिस्म समात बन गया। ज़रीना ने सरताज की पुश्त पर हाथ का दबाव बढ़ाकर अपनी मौजूदगी और मजबूरी का एहसास किया। तभी सरताज चौंक कर भयानक ख्वाब के असर से वापस लौट आए। ज़री, हमारे पास इस पूरी दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मीर साईं जैसे भी हैं तेरे लिए मजबूत साहिबान साबित हो गए। इनकार से पहले अपने बूढ़े माँ बाप का ज़रूर सोच लेना, हम सदा नहीं जिएंगे। ज़रीना की सरगोशियाँ सरताज की बागी होती सोचों पर बंद बांधने का काम करने लगी। नज़रों के सामने बेमुरब्बत ज़माना घात लगाए खड़ा था कि कब सरताज निकाह से इनकार करे और वो लफ्ज़ों से नोच खाएँ। इसने एक पल में खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फैसला किया। कबूल है। सरताज के मुंह से मुबहम सा इकरार मीर सजावल के कानों तक पहुंचा। इसकी रूह में तमानियत उतर गई। रुकी हुई सांसें बहाल होगी। ज़रीना और दीन मोहम्मद के चेहरे का तनाव भी इसके इकरार पर सरखुशी में तब्दील हो गया। कारी साहब ने फटाफट सरताज से साइन करवाए। मुबारक सलामत के बाद मर्द हजरात स्टेज से उतर गए। इनके ज़्यादा फ़ाइज़ा बेगम दिल की भड़ास निकालने के लिए सरताज के बराबर आ बैठी। बहुत देर से वो खुद पर जबर किए हुए थी। ज़रीना इसकी दूसरी जानिब पर आजमान थी। लड़की, तुझे तो बहुत नखरे दिखाने आते। इन्हीं अदाओं से तूने मेरे मीर साईं को फंसाया होगा, मगर याद रख, बहुत जल्द हवेली से तेरी छुट्टी करवा दूंगी। ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुंह के बल गिराऊंगी तो मुंह छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी। बड़ी ड्रामेबाज बन रही है। असल की थी तो इनकार कर देती ना। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, इनकार कैसे करती? तेरे जैसे पास मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाने के तमाम हरबे हैं। वो चबा चबा कर बोली थी। मुँह के बिगड़ते जावे को मेहमानों की मौजूदगी के ख्याल से बमुश्किल कंट्रोल किया। सरताज ने हैरत से नज़र उठाकर इन्हें देखा। ज़रीना अपनी जगह शर्मिंदा यूँ जाहिर कर रही थी जैसे वो कुछ सुन नहीं पा रही। तभी नगीन बड़ा सा दुपट्टा संभालती हुई स्टेज पर चली। बड़ी बीबी, रानी बाजी कह रही हैं आप खाना स्टेज पर ज़री भाभी के साथ खाएंगी या मेहमानों के साथ? नगीन ने डरते डरते पैगाम पहुंचाया। क्यों नगीन बीबी, अपनी औकात भूल गई हो क्या? ये तेरी भाभी कब से होगी? छोटी बीबी बोल, समझी? मैं मेहमानों के साथ खाऊंगी।
अभी इतने बुरे दिन नहीं है कि इन भूखे नंगों के साथ खाऊं। फ़ायज़ा बेगम ने हकारत से कहा और भारी भरकम दुपट्टा संभालती हुई खड़ी होगी। सरताज ने शर्मिंदा नजर आती नगीन के उदास चेहरे पर नजर डाली। फ़ायज़ा बेगम एक ही तीर से 2 निशाने करके चलती बनी। छोटी बीबी, आपके लिए खाना लगाऊं? नगीन ने आहिस्तगी से पूछा। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, प्लीज़ तुम अम्मा को ले जाओ, इन्हें अपनी निगरानी में खिला दो। पगड़ी हुई है, सुबह से देख रही है, तूने ढंग से कुछ भी नहीं खाया, अब भी मना कर रही है। पता नहीं ये जालिम लोग घर ले जाकर कुछ खाने पीने को पूछेंगे भी या नहीं। क्या रात भर भूखी रहेगी? जरीना ने एकदम परेशान होगी। कोई पूछे ना पूछे, आपका जालिम दामाद तो ज़रूर पूछेगा। सरताज को पूरा यकीन था, इसने दिल में सोचा। अम्मा, मैं बाद में खा लूँगी ना, अभी मुझसे ज़िद मत करें। वो बेजारी से बोली। सरताज की आंखें एक पल में झिलमिलाने लगी। जरीना इसकी कैफियत समझकर खामोश हो गई। रात के 12 बजे तकरीबन सभी लोग वापस हवेली पहुंचे थे। रानी और हुनैन ने दुल्हन के वेलकम के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए थे। ड्राइवे से लाउंज तक गुलाब के फूलों की पत्तियों से रास्ता बनाया गया और वही रास्ता खास शक्ल में मीर सजावल के बेडरूम तक पहुंच रहा था। मीर सजावल अपनी दुल्हन का हाथ थामे दरवाजे तक पहुंचा तो रानी इसका रास्ता रोक कर खड़ी होगी। आपकी इकलौती बहन हूं, भारी भरकम रास्ता रुकाई लूँगी, इसके बाद ही आप दोनों को अंदर जाने दूँगी। एक हाथ कमर पर टकाए, एक हाथ को नचाते हुए बोली। सब बेसाख्ता हंस पड़े। मीर सजावल का कहकर सबसे बुलंद और ज़िंदगी से भरपूर था। इसने भरपूर इंजॉय करते हुए अपने हाथ में दबा सरताज का हाथ दबाया। तुम्हें बस मौका चाहिए, हर जगह मांगने खड़ी हो जाती हो। भाइयों को लूटने के सिवा और कोई काम नहीं तुम्हारे पास? हुनैन मीर सजावल के करीब होते हुए बोला। तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारी शादी पर तो हर कदम पर नेक लूँगी। रानिया चहकी। तौबा, तब तक तुम हमारे सरों पर सवार होगी। चलो अब रास्ता छोड़ो, दूल्हा दुल्हन को अंदर आने दो। हुनैन तुर्की ब तुर्की बोला। हरगिज़ नहीं, पहले सजावल भाई तगड़ी सी नेक दे, फिर अंदर आए। यार सजावल, देखो जेब में सिक्का पड़ा हो तो बच्ची को दे दिला दो। मीर सिब्तैन ने भी मुस्कुराहट दबा हिस्सा ले। क्या भाई, आप भी हुनैन के साथ शामिल हो गए? रानिया उछल पड़ी। मीर सजावल का सरताज की नाजुक सी जान का ख्याल सताया। वो भारी सूट और ज्वेलरी के बोझ से झुकी जा रही थी। इसने पीछे खड़े मुलाजिम को इशारा किया। मुलाजिम ने झट से नेकलेस का केस इसकी जानिब बढ़ाया। ये लोग क्या याद करोगी, मीर सजावल जैसा भाई मिला था। मीर सजावल ने गंभीर आवाज़ में कहते हुए इसके सर पर थपकी दी। ओह वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। रानी ने झट केस ओपन किया। सबकी आंखें खैरा हो गई। नेकलेस बहुत खूबसूरत था। इतनी प्यारी सी दुल्हन लेकर आए, ये तोहफा तो इनके सामने बहुत छोटा है, फिर भी थैंक यू सो मच। रानी ने मुस्कुराते हुए मीर सजावल का दिल खुश कर दिया। इनकी नोकझोंक खत्म होने पर फ़ायज़ा बेगम ने दहलीज पर तेल डाला, फिर इनका सदका उतारा, फिर वो दोनों अंदर आ गए। मीर सजावल ने अब तक भी सरताज का हाथ नहीं छोड़ा था। मुँह दिखाई की रस्म के लिए मीर सजावल और सरताज को एक साथ बिठाया गया। फ़ायज़ा बेगम ने बड़ा सा शीशा इन दोनों के सामने रखा, फिर घूमकर सरताज के पास गई और उसका घूंघट पलट दिया। सरताज के होशरुबा रूप को देखकर मीर नजरें पलटना भूल गया। वो इतनी हसीन लग रही थी कि मीर की सांसों की रफ्तार तेज़ हो गई। वो सरशारी से मुस्कुराया। अलबत्ता सरताज ने अपनी पलकें उठाने की जहमत नहीं की थी। वो इसी तरह सर झुकाए बैठी रही। 2-4 मज़ीद रस्मों के बाद मीर सजावल उठकर मर्दाने की तरफ चला गया। सब लड़कियां मान फ़ायज़ा बेगम इसे मीर सजावल के बसियों और इस शानदार कमरे में बिठाकर चली गई। सरताज ने तायराना नज़र पूरे कमरे पर डाली। कमरे की सेटिंग, खुसूसन सेज की सजावट मीर सजावल की खुशी और मानो का मुँह बोलता सबूत थी। एक दीवार पर सरताज की मेहंदी वाले रोज़ की तस्वीर खूबसूरत फ्रेम में सजी हुई थी। सरताज की नज़र में भी वही क़यामत के इस मंजर घुमा। इसके सारे अरमान एक जोरदार छनाके से टूट गए। आंखों से यकलख्त गिरने वाले आंसुओं को इसने बड़ी बेदर्दी से रगड़ डाला। मीर की आमद का इंतजार किए बगैर तकिए पर सर रखकर लेट की, मगर बावजूद कोशिश के कपड़े चेंज करके मीर सजावल पर जुल्म ढाने के लिए इसका दिल आमादा नहीं हुआ कि वो मीर के जज्बात से बखूबी वाकिफ़ थी। बारहा वो सरताज के इस रूप में अपने बेडरूम में मौजूदगी की ख्वाहिश कर चुका था। न जाने कब इसे सोचते सोचते करवट ली और थकन की वजह से चंद लम्हों में गाफिल हो गए। मीर सजावल आधी शब गुजर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से दोस्तों से जान छुड़ा कर आया था। कमरे का माहौल मध्यम रोशनी में ख्वाबनाक हो रहा था। इसकी नज़र बेड पर औंधे मुंह सोई हुई सरताज पर गई। मीर के दिल को ज़बरदस्त चोट लगी थी। अगर इसने बतले की आग में मोहब्बत को न चलाया होता तो सरताज इस रात की बेकदरी कभी नहीं करती, बल्कि सुबह तक इंतजार में बैठी रहती, पलक नहीं झपकती। वो दुखते सोचते दबे कदमों से चलता हुआ बेड तक पहुंचा, फिर जगह बनाकर इसके बराबर ही बैठ गया। सरताज की बैग का कलर डीप था। इसकी नरम मुलायम रेशमी जेल दुपट्टे में से साफ छलक रही थी। मीर ने दुपट्टा सरकाकर इसकी पुश्त को सहलाया। सरताज इसके हाथ का लमस महसूस होते ही जागी, मगर पोजीशन चेंज नहीं की, ना आंखें खोली। दिलबर साईं, इस रात का इंतज़ार सिर्फ मैंने नहीं, तुमने भी बड़ी शिद्दत से किया। इस मुरादों वाली रात को यूँ सोकर मत गंवाओ, उठ जाओ। इसने नरमी से सरताज का बाजू पकड़कर इसे उठाया। वो जानता था कि सरताज जाग गई है। सरताज बिना बगैर पसो पुश के उठकर बैठ गई। वो ख्वामख़ाही अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी जो पूरी तरह पिनअप था। तुमने खाना नहीं खाया, खाना मंगवाऊँ? इसने सरताज का हाथ पकड़कर अपने गाल से लगाया। सरताज का दिल पूरी कुव्वत से धड़का। मुझे भूख नहीं, इसने आहिस्तगी से इनकार किया। यूँ पूरी रात खाली पेट जागोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, कल वलीमा है, वो मानी खेरी से बोला। मुझे नहीं खाना। सरताज छेंप गई। मीर ने नकारा भरा। बहुत ज़िद्दी होगी, वो कदर तौक़ुफ़ से बोला। आज से मेरे घर, मेरे दिल की धड़कनों, हत्ता कि मेरी सांसों पर भी तुम्हारी हुक्मरानी होगी। दिलबर सईद, तुम जो चाहोगी बस वही होगा। मीर ने अपने सर से दस्तार उतारकर इसके सर पर रख दी, फिर मोबाइल निकाल कर सरताज की पिक बनाई, फिर इसके कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी ली। आपने मुझे ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से नवाज दिया मीर, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं इस एजाज़ के काबिल नहीं रही, वो तल्खी से बोली। मीर ने लब भेज लिए। श्श,
मेरी दिलबर, आज मुंह मीठा करो, इन कड़वी बातों को कल पर उठा रखते। इसने जरताज के होठों पर उंगली रखकर कहा, फिर साइड टेबल के ड्रा से एक खूबसूरत पैकेट निकाल कर खोलने लगा। पैकेट में जुड़ाव घड़ी बरामद हुई। जरताज की आंखें घड़ी पर ठहर सकी। घड़ी के डायल में और चेन पर नन्हे मुंडे डायमंड जगमगा रहे थे। इसने रानी के मुंह से उठती पड़ती बात सुनी तो थी कि मगर गौर नहीं किया था। वो कह रही थी कि सजावल भाई ने मुंह दिखाई में देने के लिए डायमंड रूबी की जुड़ाऊ घड़ी मंगवाई है, जिसकी कीमत 40 करोड़ है, मगर वो घड़ी इस कदर खूबसूरत होगी इसने नहीं सोचा था। पहले तो मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारी मुंह दिखाई में देने के लिए हकीर लग रही थी, फिर मैंने ये घड़ी खरीद ली। इस घड़ी में हम दोनों की शादी का अनमोल वक्त हमेशा के लिए यादगार बनकर कैद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरी आने वाली नस्लें सदियों तक याद रखें कि हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा आशिक मजाज गुजरा था जिसे अपनी महबूबा से मर जाने की हद तक इश्क हुआ था। मीर सजावल इसके नाजुक मोमी दिलकश मेहंदी के डिज़ाइन से सजे हाथ में वॉच पहनाते हुए भारी दिलफरेब आवाज़ में बोल रहा था। जरताज हैरत से इसके वजी चेहरे पर उतरते रंगों को देख रही थी। जब इतनी अजीज़ थी, फिर मुझे क्यों अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़ाई? मुझे रुस्वा किया, जिल्लत किया था, गहराइयों में धकेल दिया। इसने दुख से सोचा। आंखों से 2 मोती टूट कर इसके हाथ पर गिरे। मीर सजावल वॉच पहनाकर इसके हाथ को हाथों में लिए बैठा था। आंसू के कतरे पर नज़र पड़ते इसने खींच कर जरताज को गले से लगा लिया। वो जरताज को बाहों में समेटे आंखें बंद करके इसके वजूद को महसूस कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, मगर आज मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। हम दोनों का निकाह मेरे जज्बों की सच्चाई और पाकीज़गी का गवाह है। ये पेपर्स भी तुम्हारी मुंह दिखाई के हिस्से में शामिल है। मेरी तमाम प्रॉपर्टी में तुम 70% की मालिक हो और मेरे बाद पूरी प्रॉपर्टी की बिला शिरकत क्यारे मालिक होगी। अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद भी तुम्हें किसी और का या अपनी औलाद का भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वो हमेशा तुम्हारे महकूम रहेंगे। इसने जरताज को ज़रा सा अलग करके फाइल इसके हाथ में पकड़ कर थमाई। मीर सजावल तकिए पर नीम दरा जरताज को अपनी नज़रों के हिसार में दिलचस्पी से देख रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर जरताज की नाक में झूलती नथली को खोल छेड़ा। आप ये सब करके अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जरताज हैरत के समंदर में गोताज़न एकदम हवासों में लौट आए। इसने फाइल साइड पर रखते हुए एक बार फिर इसके अरमानों पर पानी फेरा। दिलबर साईं, मेरा नाम भी मीर सजावल है। जो खो गया हासिल करके रहूँगा। मुझे अपनी सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। मीर सजावल ने ज़बरदस्त कहका लगाकर इसकी दोनों कलाइयाँ थाम ली। जरताज की कई चूड़ियाँ एक साथ टूटी थी। मीर सजावल एक एक करके इसके दुपट्टे को पिन से आज़ाद करने लगा। जरताज इसकी गुर्बत पर बौखलाकर पीछे सरकी, मगर मीर सजावल की दीवानगी हदूद तोड़ने लगी। वो सरापा इश्क बन गया। जरताज मैटर वाली चूड़ियाँ पा आंदी, एडा पैसा मीर सजावल ने साजिदा दिला दिता, चूड़ियाँ दे भी थोड़े जिन्हें पैसे खर्च कर लेंदा। दिलबर, अब लग रही है भूख, कुछ मंगवाऊँ? फजर की अजान हो चुकी थी। मीर को जरताज के भूखा रहना बेचैन कर रहा था। प्लीज़ यार, कुछ तो खा लो। मीर ने इसकी नींद से बोझल होती आंखों में झाँकते हुए पूछा। नहीं, जरताज मुख्तसरन बोली। अच्छा, फ्रूट्स खा लो, वो तो बेडरूम फ्रिज में मौजूद है, निकाल कर लाऊँ? मीर ने फिर पूछा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज़ मुझे सोने दे। जरताज ने बेजारी से कहकर कंफर्टर सर तक खींच लेना चाहा, मगर मीर ने इसका हाथ पकड़ लिया। दिलबर साईं, थक गई हो, सर दबा देता हूँ। वो इसकी पेशानी चूमकर नरमी से इसका सर दबाने लगा। मकसद सिर्फ जरताज के चेहरे को तकना था। मेरे सर में दर्द नहीं है, मुझे सोना है। जरताज ने इसका हाथ झटका, मगर मीर नहीं माना। जरताज अगले पल बेसुध होगी। मीर ने इसे मखमूर निगाहों से देखा, फिर इसका गाल थपथपाया। जरताज ने बमुश्किल आंखें खोलकर इसे देखा। सो रही हो? वो दिलकशी से मुस्कुराया था। जी, और खुदा के लिए अब आप भी सो जाए। जरताज ने बाकायदा हाथ जोड़ दिया। मीर का कहका बेसाख्ता था। वो दोबारा जरताज पर झुक गया। मुझे नमाज़ पढ़नी है, वो घबरा कर बोली। यार, कज़ा पढ़ लेना, बल्कि मैं भी पढ़ूंगा, अब भी डिस्टर्ब मत करो। गंभीर लहजे में कहते हुए इसकी शोखियाँ बढ़ने लगी। जरताज कसमसा कर अरूश सलाम फेर कर काफ़ी देर से तस्बीह पड़ी थी। मोबाइल के बल पर उठकर टेबल से मोबाइल उठाया। नंबर देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। शाप, खैरियत से पहुंच गए? सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो पूछ रही थी। नहीं मेरी जान, सफ़र बहुत दुश्वार गुजरा था। शाह गंभीर लहजे में बोला। क्यों? अरूश बेसाख्ता बोली। तुम्हारी याद सताती रही, 1 मिनट भी सुकून से नहीं गुजरा। वो बेचारगी से बोला। इसकी आवाज़ में मुस्कुराहट का तासुर था। मुझे भी पूरी रात नींद नहीं आई, आपकी बातें याद आ रही थी। सुबह के वक्त आँख लगी। वो धीमे लहजे में बोल रही थी। तुम अपनी नींदें ख़राब मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वापस आ जाऊँ। मजबूत लहजे में बोला। शायद जब तक डॉक्टर्स खुद ना भेजे तब तक आप कोई भी कोशिश नहीं करेंगे। अरूश फ़ौरन से पेशतर बोली। एक तो मेरे बेबस होने से सबको मौका मिल गया, यहाँ मखदूम शाह मुझ पर हुक्म चला रहा, वहाँ से तुम। शाह खफकी से गोया हुआ। हम सब आपको मुकम्मल सेहतियाब होता देखना चाहते हैं। आपको हमारा प्यार भी बुरा लगने लगा है। वो ताज्जुब से बोली। बाकी सबकी छोड़ो, तुम अपनी बात करो, मुझे कितना चाहने लगी हो। शाह ने एकदम बात बदली, खुद से भी ज़्यादा। अरूश बेसाख्ता बोली। फिर छेम की शाह ने कहका लगाया। इज़हार मोहब्बत में शर्माने वाली क्या बात है? तुम महबूबा नहीं, मेरी बीवी हो। बीवी पर तो खुल्ला इज़हार भी जायज़ है। इस तरह हस्बैंड वाइफ के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है। शाह ने दूर बैठकर भी इसकी छेम महसूस कर ली थी। हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत इज़हार की मोहताज नहीं होती, ये तो खुद ब खुद पंपने लगती है। रुश्ती में लहजे में बोली। वाह, मेरी दब्बू सी बीवी को तो बड़ी बड़ी बातें करना आ गई हैं, कभी तो नज़र भी नहीं उठाई जाती थी। शाह खासा महसूस हुआ। आपकी सोहबत का असर है, वो तुर्की बोली। शुक्र है, असर मुस्बत है, वो सूमानी लहजे में बोला। अरूश समझ कर मुस्कुराई। हुण देखो मौज़म साहब दियां बखियां चो हासे निकलदे, डंगर ज़माने दा। पहले तो जो वो सही था तो जानवर बना घूमता था। वो दोनों तरोताज़ा सजे सवरे एक साथ चलते हुए ड्राइंग रूम में पहुँचे।
मिर्ज़ा जावल ने अपनी ख्वाहिश पर ज़रताज के लिए शॉकिंग पिंक और लाइट पिंक के इम्तिजाज का ड्रेस मुंतखब किया। वो अपनी स्किन से मिलते जुलते रंग के सूट में बला की पुरकशिश लग रही थी, मगर चेहरे पर सोगवारी छाई हुई थी। पूरा ख़ानदानी ड्राइंग रूम में मौजूद था। इन दोनों को देखकर सवाए फ़ायज़ा बेगम के सबके चेहरे खिल गए। इन्होंने ज़रताज के भीगे बालों को नफरत से देखा। मीर ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया, जबकि ज़रताज की आवाज़ मामूल से भी धीमी थी। वो दोनों बराबर चेयर पर बैठ के मीर ने सबसे पहले ज़रताज की प्लेट में ऑमलेट डाला। इसका ध्यान खुद से ज़्यादा ज़रताज के नाश्ते पर था। वो गाहें बगाहें कुछ न कुछ ज़रताज के सामने रख रहा था। यही अंदाज़े फ़िक्र फ़ायज़ा बेगम को बुरी तरह खुटक रहा था। गुड मॉर्निंग भाभी, नई ज़िंदगी की पहली सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। रानी ने छुपकर ज़रताज के कान में सरगोशी की। ज़रताज मुस्कुरा कर रह गई। मीर साईं, शाम के इंतज़ामात पर एक नज़र डाल लेना, ऐसा ना हो कोई कमी रह जाए और तुम बाद में हम सब पर बरसो। मीर जाफ़र ने शगुफ्ता लहजे में कहा। कोई कमी रहने का सवाल ही नहीं उठता, फिर भी मैं देख लूँगा। मीर ने चाय का सिप भरते हुए जवाब दिया। ओके, आप सब नाश्ता करें, मैं मर्दाने में जा रहा हूँ। देखो मेहमानों की तवाज़ा किस तरह हो रही है। वैसे तो गज़नफ़र भाई वहाँ मौजूद है। मीर जाफ़र घूम कर आए और ज़रताज के सर पर हाथ रखा। भाभी जल्दी से वॉच दिखाएं, पूरे गांव में आपकी मुँह दिखाई के चर्चे हो रहे हैं। भाई में तो सजावल भाई ने झलक भी नहीं दिखाई, फिर भी रात से बार बार नज़रों के सामने आपकी वॉच घूम रही है। रानी मीर जाफ़र के निकलते हुए सब्री से आंखें गोल गोल घुमाकर बोली। ज़रताज ने झिझकते हुए अपनी नाजुक कलाई इसके सामने बढ़ाई। वाह, बहुत खूबसूरत है, जितना सोचा था इससे भी ज़्यादा, मगर 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 आपके हाथों से ज़्यादा नहीं। वो खिलखिलाकर हंसी। ज़रताज का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। बस बस, अब नज़र मत लगा लेना, इनकी नई नई शादी हुई है। हुनैन ने शरारत से टोका। मेरी नज़र वैसी नहीं है। इसने नाक चढ़ाई। ना बाबा, कैसी भी हो, लेकिन तुम मेरी दुल्हन की ज़्यादा तारीफ़ें मत करो। पहले नाजुक सी है बेचारी, इसे कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीर सजावल मसनूई संजीदगी से बोला। सजावल भाई, आपको तो बस मेरी टांग खींचने का मौका चाहिए। वो फ़ौरन बुरा मान गई। मीर साईं, अभी से इतना सर मत चढ़ाओ कि बाद में उतारना मुश्किल हो जाए। फ़ायज़ा बेगम बिलाकर बोल पड़ी। अम्मा, कौन कम बख्त उतारना चाहता है? मैं तो चाहता हूँ ये ज़िंदगी भर मेरे सर पर यूँ ही सवार रहे। इसने मोहब्बत पाश नज़र से ज़रताज को देखा। करो चौंचले, हमें क्या, बाद में खुद ही सर पकड़ कर रोगे। मुँह बनाकर बोली। ए लड़की, जाओ मेरे रूम से बीबी की चादर लेकर आओ। मीर सजावल ने बर्तन समेटती मुलाजमा को हुक्म दिया। क्यों, ये कहाँ जा रही है? फ़ायज़ा बेगम को फिर मरोड़ उठा। डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, बेगम साहिबा की तबीयत नासाज है। मीर सजावल धीरे से खनकारते हुए बोला। ज़रताज ने चौंक कर सर उठाया। मीर सजावल ने इसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया। कल तक तो ठीक थी, मुझे तो अभी भी ठीक ठाक लग रही है। क्या हुआ तबीयत को? फ़ायज़ा बेगम मशकूक हुई। टेम्परेचर हो गया, शायद थकन की वजह से। डॉक्टर चेकअप करके मेडिसिन लिख देगी तो आराम आ जाएगा। फिर शाम को वलीमा भी है ना, ज़्यादा बीमार ना हो जाए। फिक्रमंदी से बोला। फ़ायज़ा बेगम बेटे का मुँह देख कर रह गई। वो माँ थी, बेटे का झूठ सच सब जानती थी। आहो, पता अपनी गंदी औलाद के बारे भी सारा कुछ। आपने झूठ क्यों बोला? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रताज फ्रंट सीट पर बैठती बिगड़ कर बोली। यार, पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। देख रही हो घर में कितना रश लगा हुआ। मैं कैसे तुम्हें अपने साथ रखूँ? दिन में तुम्हें लेकर रूम में भी नहीं जा सकता, रह सकता। इसने ज़रताज के शाने पर बाजू फैलाकर मानी के अंदाज में बताया। शाम में वलीमा व सबकी मौजूदगी में रात तक तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाता है, इसलिए बहाना बना कर लाया हूँ। फार्म हाउस पर हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। मीर ने गहरी नज़रों से सरताज को देखा। आहो, फार्म हाउस से तो बड़े चंगे चाने चढ़ा के आए ऐसी ना। अच्छा था ना, इस बहाने से मैं पूरा दिन आपसे दूर रहती। आपकी मौजूदगी मेरी नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़रताज ने विंडो स्क्रीन पर नजर जमाए साफ कोई से कहा। मगर अब तो ज़िंदगी भर का साथ है, मजबूरी नहीं, से बर्दाश्त तो करना होगा। मीर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए इसका गाल छुआ। दिलबर साईं, प्लीज़ तुम चादर से चेहरा कवर कर लो। आपको अब भी ये सब मजाक लगा, क्योंकि जो आपके दिल ने कहा वो आपने किया, जो आपने चाहा वो पा लिया। मगर अल्लाह का इंसाफ अभी बाकी है। मुझे इस पर पूरा भरोसा, वो मेरा इंसाफ ज़रूर करेगा। आप एक दिन ज़रूर पछताएंगे। ज़रताज ने इसका हाथ छटक कर आंखों में उतरती नमी को पोरों पर समेटा। मुझे बद्दुआ दे रही हो? मीर ने एक झटके से बीच सड़क पर गाड़ी को ब्रेक लगाया। ज़रताज ने चौंक कर इसकी तेजी से सुर्ख होती आंखों को देखा। बद्दुआ ही समझ लें, आपने मेरे साथ जो किया इसके बाद सिर्फ दिल से बद्दुआ ही निकल सकती है। वह हद दर्जा बेमुरव्वत हो रही थी। मीर ने इसके जवाब पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली और गाड़ी वापस हवेली के रास्ते पर डाल दी। हवेली के पोर्च में पहुंचकर इसने फ्रंट सीट को अनलॉक किया। ज़रताज खामोशी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गई। अरूश, क्या कर रही हो? रुखसाना दरवाज़ा नॉक करके अंदर चली आई। नमाज़ पढ़ी थी खालाजान, फ्री होकर नीचे आने ही वाली थी। अरूश ने बेड से उठने की कोशिश की। अरे बेटा बैठी रहो, मैं तो ये पूछने आई थी कि शाम को हम सब मीर सजावल के रिसेप्शन में शिरकत के लिए जा रहे हैं। समीना भी जाएगी? जी, अम्मी ने मुझे बताया था। मीर सिप्तान इसके लिए अलहदा कार्ड दे गया, तो तुम भी तैयारी कर लो, हम लोग ज़रा जल्दी जाएंगे। रुखसाना बेगम अपने प्रोग्राम से आगाह करी थी। अरूश चंद साने खामोशी फिर संभल कर बोली। खालाजान, मैं भी ज़रूर शिरकत करती, मगर मैं इस कंडीशन में पार्टी अटेंड करना नहीं चाहती। प्लीज़ आप सब चले जाएँ, मैं फिर कभी चली जाऊँगी। अरूश ने बात बनाने की कोशिश की। इसे शाह की इल्तिजा याद आई। पगली से शर्माने वाली क्या बात है? हम सभी इस मराहल से गुजरे और शादियाँ भी अटेंड किए, तुम बस तैयारी कर लो। 20 बरस बाद ये मौका है, मेरी ख्वाहिश है हम सब शिरकत करें। शाह की वजह से मैंने 2 फंक्शन अटेंड नहीं किए, कहीं दिल में ख्याल ना करें, मगर आज तो शिरकत करना लाजमी है, वरना इन लोगों को महसूस होगा। खालाजान प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, मुझे नहीं जाना। इसने मिन्नत की। रुखसाना चंद पल इसे देखती नहीं, फिर तौक़ुफ़ से बोली। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। कोई ज़बरदस्ती नहीं, मगर इस खास मौके पर तुम साथ चलती तो अपने ननियाल के सभी रिश्तेदारों से मिल लेती। वो सब भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। सुंदस वाले ज़ख्म को आराम मिल जाता।
रुखसाना बेगम हर हाल में इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए बोलती चली गई, अम्मी तो जा रही है ना, मैं फिर कभी अम्मी के साथ चली जाऊँगी तो सबसे मिल लूँगी, लेकिन मुझे देखकर इनका कौन सा ज़ख्म भर जाएगा। अरूश अपने मौजू पर मुसलसल बेचैन हो रही थी। खालाजान सुंदस कौन थी? अरूश उलझ कर पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस बेख्याली में न जाने क्या कह गई। मैं जाकर तैयारी करती हूँ, तुम आराम करो। वो एकदम घबरा कर खड़ी होगी। प्लीज़ खालाजान, आपको बताना होगा, अम्मी भी हमेशा कुछ न कुछ छुपाती रहती हैं, आज आपको सब कुछ बताना होगा। दोनों ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी की वजह क्या थी और अम्मी अपने घर वालों से इतने अरसे तक क्यों नहीं मिलती, और ये सुंदस कौन है? अरूश को आज मौका मिल गया था, वो रुखसाना बेगम के सर होने लगी। देखो अरूश, ये बातें हम फिर कभी करेंगे, अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम स्ट्रेस लो। मेरा वादा, मैं सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। रुखसाना बेगम ने इसे टालने की कोशिश की। अरूश बेबसी से इनकी तरफ देखती रह गई। रुखसाना बेगम फ़ौरन से पेशतर कमरे से बाहर निकल गई। वो दिन भर सुलगता हुआ फार्म हाउस पर तनहा बैठ कर ड्रिंक करता रहा। पूरा दिन वहाँ गुजारने के बाद शाम ढले हवेली लौटा, मगर फिर भी अंदर नहीं आया। मर्दाने में ही मेहमानों के साथ बैठा रहा। ब्यूटिशियन से ताज को तैयार करने के बाद सामान समेट रही थी। इसकी हाल पर थक कर सोफे पर पहुँच पाँव पसारे बैठी थी। तभी मीर से चावल बगैर दस्तक दिए रूम में दाखिल हुआ। इसने एक सख्त नज़र इन दोनों पर डालकर ब्यूटिशियन को मतवज्जा किया। मोहतरमा, ये सामान वगैरह बाद में समेट लेना, डिनर के बाद आपको कराची भिजवा देता हूँ। फिलहाल आप गेस्ट रूम में जाकर आराम करें। मीर ने खड़े खड़े ब्यूटिशियन को हुक्म दिया। ओके सर। वो दोनों इंतहाई जाज पे नज़र अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियाँ थी। मीर के उखड़े रवैये पर जज्बा होकर फ़ौरन से पेशतर रूम से निकल गई। सरताज ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मुस्तरब से अपनी चूड़ियों को छेड़ रही थी। गाड़ी में होने वाले वाक़ये की वजह से मीर से जावल की मौजूदगी से घबराहट हो रही थी। वो टिपिंग कलर की स्टाइलिश मैक्सी में मलबूस थी, मैचिंग ज्वेलरी और ऊंचा सा हेयर स्टाइल जिस पर बहुत स्टाइल से दुपट्टा सेट किया गया था। सरताज कांच की गुड़िया महसूस हो रही थी। मीर सुबह की तलखी भुलाई इसकी तरफ खींचा चला गया। इसे एक बार फिर अपनी किस्मत पर रश्क आया था। सरताज के मुकम्मल दुल्हन के रूप में अपने बेडरूम में मौजूदगी ने इसे अंदर तक सरशार कर दिया। वो पूरा दिन एक बार भी इसके सामने नहीं आया था। सरताज की मतलाशी नजरें सारा दिन मीर को ढूंढती रही, मगर इसने दोबारा हवेली के अंदरूनी हिस्से में कदम नहीं रखा। अब वो आ गया तो दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, सांसों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। अब तो खुश हो ना, पूरा दिन तुमसे दूर रहा हूँ। मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी गैर मौजूदगी ने यकीनन सुकून फराहम किया होगा। वो बगौर इसके जायज़ा लेते हुए दिन भर की दूरी का गुस्सा उतारने के लिए कटीले लहजे में बोला, इतना ही मेरी खुशी का ख्याल है तो मुझे तलाक दे दें, ताकि मैं बकिया ज़िंदगी भी सुकून से गुजार सकूँ। सरताज का लहजा इससे भी ज़्यादा काटदार था। जितनी गालियाँ मुझे देनी है दे दो, बुरा भला जो दिल चाहे कहो, मगर दोबारा ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। मीर भुना गया। जो आप कर चुके इससे ज़्यादा क्या गलत होगा? आपने तो गलत की इंतहा कर दी थी। वो तल्खी से बोली। मीर का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने पलट कर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा। शीशा पूरी तरह क्रैक हो गया। चंद टुकड़े टूटकर ज़मीन बूस हो गए। सरताज के मुंह से बेसख्ता चीख निकली। ये क्या कर दिया आपने? आप पागल हो गए? देखिए कितना खून निकला। वो मीर के हाथ से खून का फवारा निकलता देखकर तड़प गई। हाँ, मैं पागल हो गई। तुम मुझे पागल कर रही हो, तभी तुम्हारी बद्दुआएं रंग ला रही हैं। वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोला। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है। सरताज रोहांसी होकर आके पड़ी। मुझसे दूर हो, मेरे पास मत आना, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मीर सदमोहरी से बोला। सरताज लब काटने लगी। वो ज़ख्म पर दूसरा हाथ रखे खून रोकने की कोशिश कर रहा था। इसने ही जाकर दरवाज़ा खोला। मीर, सुबह से तुम गायब थे, अब भी तैयार नहीं हुए। आप दोनों कितना टाइम लेंगे? पंडाल तकरीबन मेहमानों से फुल हो चुका और यहाँ अब तक फ़ोटो सेशन भी नहीं हुआ। फ़ोटोग्राफर्स बेचारे कब से इंतज़ार कर रहे हैं। रवानी से कहते हुए मीर सिप्तान की नज़र इसके ज़ख्मी हाथ पे पड़ी तो वो शॉक रह गई। ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? इसने परेशान से इस्तफसार किया। मीर ने कोई जवाब नहीं है। चलो जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। ये वक्त है ये सब हरकतें करने का। मैंने समझाया भी था, जोश से नहीं होश से काम लो, मगर मत जालो जो तुम पर कोई असर हो जाए। मीर सिप्तान झंझलाते हुए इसे पकड़कर हवेली के बैक साइड पर ले आया, जिसने मोबाइल निकाल कर ड्राइवर को कॉल की। ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंचा तो मीर सिप्तान इसके साथ बैक सीट पर बैठ गया। जल्दी से करीबी किसी क्लिनिक पर ले चलो। जी सरकार। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की। वो भी मीर से जावल का ज़ख्मी हाथ देख चुका था। वो सर झुका डॉक्टर को स्टिचेस लगाते हुए देख रहा था। डॉक्टर ने बैंडेज करने के बाद ग्लव्स उतारे, मेडिसिन लिखकर पर्चा मीर से सिप्तान की तरफ बढ़ाया। मीर साहब, मेडिसिन लिखती है, ज़ख्म काफ़ी गहरा है, कुछ दिन एहतियात करनी होगी। प्रॉपर मेडिसिन लेंगे तो जल्द ज़ख्म भर जाएगा। डॉक्टर साहब हिदायत दे रहे थे। मीर से चावल बेचारी से उठकर बाहर निकला, गाड़ी में बैठ गया। कितना समझाया था, फिर ओवर एक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी अजीब इंसान हो। मीर सिप्तान इसके बराबर बैठते हुए खफकी से बोला। ताने तशने की हद तक तो ठीक है, मगर वो शादी के दूसरे दिन तलाक की बातें करिए। मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा? मीर ने अखड़ लहजे में कहा। वो कहेगी, ज़ाहिर है अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी तरह तो निकालेगी। तुम्हें ज़ख्म पहुंचाने के लिए यही सब कुछ करेगी, मगर तुम्हें तो सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मीर सिप्तान ने इसको समझाने की कोशिश की। मुझे सब कुछ गवारा है, लेकिन ये तलाक वाली बात अगर इसने दोबारा की तो मैं इसको शूट कर दूंगा, और खुद को भी। वो बिगड़ कर बोला। तुम्हें समझाना जो शेर लाने के मुतरादिफ है। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। वो लोग हवेली पहुंच चुके हैं। मीर ने नकारा भरा और गाड़ी से उतरकर तेजी से अंदर चला गया। मीर को सरताज की फिक्र सता रही थी, जो इसके ज़ाहिराना रवैये पर खौफज़दा हो गई थी। वो रूम में पहुंचा तो सरताज सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। मीर धीरे कदमों से चलकर इसके पास आया, 2 जानों ज़मीन पर बैठ गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, कसम से बहुत शदीद गुस्सा आ गया था। वो शर्मशार हो रहा था। सरताज ने नम पल के उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। सरताज ने खुद को कुछ भी गलत कहने से रोकने की हत्तुल मकान कोशिश की। प्लीज़ जल्दी से मुँह ठीक करो, प्रॉमिस अब कभी गुस्सा नहीं करूँगा। इसने सरताज का चेहरा अपने हाथों में लिया और इसके रुखसारों पर फिसलते आंसुओं को लबों से चुन लिया। सरताज ने खफकी से देखा। माय प्रिंसेस, आपने तो आंसुओं की बारिश में मेकओवर का सत्यानाश कर दिया। इस तरह रोइए जैसे
मैं मर गया था। मीर इसके फैलते हुए शेड्स पर अफसोस करते हुए बोला। ज़रताज ने दहल कर इसकी तरफ देखा। दिलबर साईं, ऐसे न देखो, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए। मीर शरारत से इसके चेहरे पर झुका। ज़रताज ने घबरा कर पलकें झुका ली। मैं इस उल्लू की पट्टी ब्यूटिशियन को बुलाता हूँ, मेरे तैयार होने तक वो टचिंग कर देगी। इसने उजलत में कहकर कॉल मिलाई। ज़रताज तासुफ से इसके खून आलूद कपड़ों को देख रही थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपका एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।